डिस्क्लेमर, ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट फास्ट फूड सिस्टम, जीरो से हीरो तक की कहानी। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 121। जिस क्षण बाई को पता चला कि दूसरा पक्ष इसे स्वयं पहुंचा रहा है, उसे समझ आ गया कि दूसरे पक्ष को निश्चित रूप से कुछ चर्चा करनी है, क्योंकि हर कोई जानता था कि यह व्यक्ति लाभ के बिना काम नहीं करेगा। उसकी कारीगरी इतनी अच्छी थी कि उसे इसका श्रेय जाता था, अन्यथा उसका कारोबार बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। भाई ये ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन क्या? बॉस कियान 2 कदम और करीब आए, अपनी आवाज धीमी की, 2 बार हंसे और बोले, सब कहते हैं कि आपकी दुकान में इस्तेमाल होने वाली सामग्री अच्छी है, लेकिन क्या उन्हें पता है कि आप अपने सॉसेज के लिए जमे हुए सुअर का मांस इस्तेमाल करते हैं? भाई ये ने आंखें सिकोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, फ्रोजन पोर्क। मेरा भी वैध चैनलों से है, बिल और खरीद रिकॉर्ड के साथ। फिर भी बॉस कियान द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से तो बेहतर ही है ना? उसने बॉस कियान की रणनीति के लिए तैयारी कर ली थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतने आत्म महत्व के साथ उसे बरगलाने की कोशिश करेगा। यह मानना कि इससे उसे खतरा हो सकता है, उसे कम आंकना होगा। हालांकि सुअर के मांस का ये बैच फ्रोजन था, लेकिन इसके पास रिजर्व सेंटर से वैध बिल भी थे, इसलिए उसे बॉस कियान द्वारा परेशानी पैदा करने का डर नहीं था। इसके अलावा बॉस कियान की प्रतिष्ठा बहुत खराब थी, इसलिए अगर वह कोई हंगामा करता तो सभी को यही शक होता कि उसने मांस बदल दिया है। आखिरकार वह ऐसा करते हुए एक से अधिक बार पकड़ा जा चुका था, इसीलिए बॉस कियान ने सच में कोई बड़ा हंगामा करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि बॉस कियान शायद सिर्फ पैसे के पीछे ही नहीं था, है ना? आप क्या चाहते हैं? कुछ खास नहीं, बस कुछ सॉसेज हैं जो मैं आपको बेचना चाहता हूँ, बॉस कियान ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई ये को यह नहीं पता था कि बॉस कियान, जिसे पड़ोसी धनवान कहते थे, ने कुछ दिन पहले एक गलत निर्णय लिया था। उसने पहले ही सोचा था कि उसने सस्ते दामों पर सुअर का मांस खरीदा है, लेकिन जब वह सारा मांस वापस ले आया, तो उसे पता चला कि वह बीमार सुअर का मांस था। बॉस कियान को इस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने खुद भी थोड़ा सा खा लिया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गंभीर उल्टी और दस्त हो गए। अब उसे इसे बेचने की हिम्मत नहीं रही, लेकिन वह अपने द्वारा खर्च किए गए पैसे को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए अंततः उसने अपनी आंखें घुमाई और बाई ये को निशाना बनाने का एक शातिर विचार सोचा। हालांकि बॉस कियान मूर्ख और दुष्ट था, लेकिन वह इतने वर्षों से सॉसेज बना रहा था। जब बाई ये का सुअर का मांस आया, तो उसे पता था कि यह जमा हुआ सुअर का मांस है, ताज़ा कटा हुआ सुअर का मांस नहीं। इसलिए उसने सीधे तौर पर इसका इस्तेमाल बाई ये को धमकाने के लिए किया, जिससे वह ये तैयार सॉसेज खरीदने के लिए मजबूर हो गया। जहां तक इस बात का सवाल है कि बाई परिवार की पुरानी दुकान के ग्राहकों को बीमार सुअर के मांस से बनी सॉसेज खाने में कोई समस्या होगी या नहीं, यह उनकी चिंता का विषय नहीं था। अगर वे उनसे पूछने भी आते, तो वे यह बात स्वीकार नहीं करते। बॉस कियान की बात सुनते ही बाई ये को समझ आ गया कि सॉसेज के इस बैच में कुछ गड़बड़ है। लेकिन समस्या क्या थी, यह उसे अभी तक पता नहीं था। मुझे पहले सामान देखने दो, बाई ये ने ठंडे लहजे में कहा। कोई बात नहीं, बॉस कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, मानो उन्हें पूरा भरोसा हो कि उन्होंने बाई ये को घेर लिया है। बाई ये के सैकड़ों जिन सॉसेज पहले ही उतारे जा चुके थे, और मिनीवैन में अभी भी कई बड़े प्लास्टिक के डिब्बे मौजूद थे। बाई ये की उंगलियां थोड़ी हिली और उसने सीधे मूल्यांकन तकनीक का इस्तेमाल किया। एक पल में ही बाई ये को सब कुछ समझ आ गया। बीमार सुअर के मांस से बना लहसुन के स्वाद वाला सफेद सॉसेज नोट, इसके सेवन के बाद खाद्य विषाक्तता होने की उच्च संभावना है। बाई ये के चेहरे के भाव अचानक बदल गए, और बॉस कियान के प्रति उसकी आंखों में निर्मम भाव था। ये बॉस कियान सचमुच अमानवीय था। वह बीमार सुअर के मांस से सॉसेज बनाता था। इतना ही नहीं, वो इन सॉसेज को खुद को ही बेचना चाहता था। अगर वह उस छोटी सी प्रणाली का उपयोग करके यह नहीं जान पाता कि ये सॉसेज समस्याग्रस्त और पूरी तरह से खाने योग्य नहीं है, तो क्या दुकान में मौजूद ग्राहकों के साथ कुछ भयानक नहीं हो जाता अगर वे उन्हें खा लेते? वह पहले तो सीधे पुलिस को फोन करना चाहता था,
लेकिन दोबारा सोचने के बाद बाई ये रुक गया। अब उसके पास कोई सबूत नहीं था। वो पुलिस को यह नहीं बता सकता था कि उसने इसका मूल्यांकन किया था। लेकिन इन सॉसेज को बॉस कियान के हाथों ले जाने की भी अनुमति नहीं दी जा सकती थी। अगर वह इन्हें किसी और को बेच देता तो क्या इससे मौतें नहीं हो जाती? बॉस कियान बाई ये की निगाहों से चौंक गए और उनके होंठ थोड़े लड़खड़ा गए। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? बॉस कियान, आपकी कारीगरी इतनी बढ़िया है कि आपके सॉसेज जरूर बिकेंगे। फिर भी आप मुझे ही क्यों बेचना चाहते हैं? बाई ये ने एक एक शब्द स्पष्ट रूप से बोलते हुए पूछा। बॉस कियान को बाई ये की आवाज में ठंडक महसूस हुई और वह कांपते हुए अनजाने में बोला, क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप मेरे बड़े ग्राहक हैं, और जब भी मेरे पास कोई अच्छी बात होती है तो मैं सबसे पहले आपके बारे में सोचता हूँ। सच में? बाई ये ने पूछा। तो बॉस बाई मुझे क्या कीमत देना चाहते हैं? खैर, इस बार काफी मात्रा में उत्पादन हुआ है, इसलिए कीमत पर बातचीत हो सकती है, बॉस कियान ने कहा, स्पष्ट रूप से राहत महसूस करते हुए कि बाई ये खरीदने के लिए तैयार है। उसने अपनी आंखें घुमाईं और अब भी सोच रहा था कि बाई ये को नहीं पता था कि ये सॉसेज बीमार सुअर के मांस से बने हैं, इसलिए उसने सामान्य कीमत मांगी। लेकिन बाई ये उसे ऐसा करने कैसे दे सकता था? पहले तो उसने बड़ी सहजता से यह बात निकाली कि बॉस कियान के पास अभी भी घर पर कुछ सॉसेज बचे हैं, और फिर उसने ऐसी कीमत बताई जिससे बॉस कियान चौंक गया। इस कीमत पर बॉस कियान को सुअर का मांस खरीदने की लागत भी मुश्किल से ही मिल पाएगी, यहाँ तक कि प्रसंस्करण शुल्क और मसालों की लागत भी उसे नहीं मिलेगी। बॉस कियान फिर भी संघर्ष करना चाहता था, लेकिन बाई ये ने ठंडे लहजे में कहा, तुम अब भी दूसरों को बेचना चाहते हो? क्या दूसरे इन्हें खरीदेंगे? यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे सुअर के मांस में कुछ गड़बड़ नहीं देख सकता। अरे, ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरा सुअर का मांस एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम नहीं खरीद रहे हो तो बकवास करना बंद करो, मैं अभी जाकर दूसरों को बेच देता हूँ। बाई ये ने हल्की मुस्कान के साथ, कृपया आपका स्वागत है, का इशारा किया, लेकिन मन ही मन उसने उस छोटे सिस्टम से पूछा, क्या इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा है? हाँ, होस्ट, ये छोटे से क्षेत्र में रिकॉर्ड कर सकता है। बाई ये को राहत महसूस हुई, तो फिर इसे घर के अंदर की निगरानी की रिकॉर्डिंग के रूप में नकली बना दो। ठीक है, मेजबान। बॉस कियान ने काफी देर तक सोच विचार किया और आखिरकार फैसला कर लिया। वो सचमुच जा नहीं सकता था, वरना ये चीजें उसके पास ही रह जाती और वो इन्हें इतनी कम कीमत पर बेच भी नहीं पाता। बाई ये ने नाक सिकोड़ी। जैसे ही वह पैसे ट्रांसफर करने वाला था, बॉस कियान ने कहा कि उसे सिर्फ नकद चाहिए। बाई ये को उसकी योजना का पता कैसे नहीं चला? ये तो उसे फिर से ठगने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन बाई ये को इसकी परवाह नहीं थी। अंततः शायद केवल बॉस कियान ही ठगे जाएंगे। बॉस कियान ने बाई ये को एक भयावह मुस्कान दी और सैकड़ों जिन सफेद सॉसेज उतार दिए। रुको, इन सबको गाड़ी में लादकर मेरी इमारत के नीचे ले जाओ, बाई ये ने कहा। पहली बात तो ये थी कि बॉस कियान को जानबूझकर परेशान किया जाए, और दूसरी बात ये थी कि उन सभी को अकेले दूसरी मंजिल तक ले जाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। उन्होंने कुछ दिन पहले ही मकान मालिक से संपर्क किया था, और मकान मालिक ने कहा था कि वह अपनी इच्छानुसार अलमारियां लगा सकते हैं, बशर्ते कि वह दीवारों को नुकसान न पहुंचाएं। सॉसेज सुखाने के लिए कुछ अलमारियां लगाना स्वाभाविक रूप से उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मौसम गर्म होता गया, उसे मच्छरों और धूप पर भी ध्यान देना पड़ा। इसलिए रेस्टोरेंट की छत पर कई धातु के उठाने वाले रैक लगाए गए। सॉसेज सुखाने के अलावा वह बाद में कुछ सब्जियां भी सुखा सकता था। पत्ता गोभी के बाहरी पत्ते तलने के लिए थोड़े सख्त हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें छीलकर सुखाकर सब्जी का जर्की बना लिया जाए, तो पानी में भिगोकर पकाने पर उनमें एक विशेष सुगंध आ जाएगी। स्टीम्ड बंस के लिए इस्तेमाल किए जाने पर इनकी बनावट अनोखी होती है, जो अचार वाली पत्ता गोभी से किसी भी तरह से कमतर नहीं होती। वहाँ सूखी मूली, लंबी फलियां और बैंगन के छिलके भी थे जिन्हें धूप में सुखाया जा सकता था। सुआ का मांस पकाते समय शकरकंद के नूडल्स के अलावा इन सूखी सब्जियों को भी डाला जा सकता था, और स्वाद लाजवाब होता था। धातु के रैक के ऊपर एक कांच का ग्रीन हाउस भी स्थापित किया गया था। ये हाल ही में बाई ये द्वारा खर्च की गई सबसे महंगी परियोजना थी। अकेले इस एक रैक की कीमत ही बाई ये को दसियों हजार युआन पड़ी। जब तक इसे स्थापित नहीं किया गया और उसने इसका प्रभाव नहीं देखा, तब तक बाई ये के दिल का दर्द थोड़ा कम नहीं हुआ था।
ये कांच का ग्रीन हाउस मुख्य रूप से स्वच्छता के लिए था और इसमें 3 मोड थे जो सभी विद्युत रूप से नियंत्रित थे। इसे पूरी तरह से खोला जा सकता था या ये कांच की छत हो सकती थी जिसे हवा चलने, बारिश होने या मौसम बदलने पर बंद किया जा सकता था। तीसरा विकल्प धूप से सुरक्षा प्रदान करना था, जिसमें भोजन को अत्यधिक धूप से खराब होने से बचाने के लिए ऊपर एक अतिरिक्त शेड लगा होता था। आखिरकार बाई को जिन सामग्रियों की आवश्यकता थी, उनमें से कई धूप में सुखाने के बजाय हवा में सुखा गई थीं। जिस जगह वे रहते थे और रेस्टोरेंट की छत आपस में जुड़ी हुई नहीं थी, इसलिए सुविधा के लिए बाई ने एक लकड़ी की सीढ़ी भी लगा दी थी। बॉस कियान हौंफते हौंफते बाई के पीछे पीछे लाल और सफेद दोनों तरह के सॉसेज लेकर ऊपर गए। सैकड़ों जिन लाल सॉसेज थे और सैकड़ों जिन सफेद सॉसेज थे। उन सबको ऊपर ले जाने के बाद बॉस कियान लगभग वहीं मरते मरते बचे। इसके बाद बाई ने निर्मम भाव से पैसे सौंप दिए। भविष्य में कम अनैतिक काम करो। ये सलाह और चेतावनी दोनों थी। हालांकि बॉस कियान ने जाहिर तौर पर उनकी बात नहीं सुनी। नीचे जाने के बाद उन्होंने द्वेष से भरी निगाहों से ऊपर की ओर देखा। बाई खिड़की के पास खड़ा होकर दूसरे पक्ष को जाते हुए देख रहा था। उसे पता था कि बॉस कियान उससे बदला लेने की तैयारी कर रहा है। अच्छा हुआ, उसे डर था कि दूसरा पक्ष नहीं आएगा। बाई ने भी फोन किया, हेलो, क्या यह मूल्यांकन एजेंसी है? बाई ने दरवाजा बंद किया और इन लाल सॉसेज को एक साथ मिलाकर एक नया सॉसेज बनाने लगी। जमे हुए सुअर के मांस से बनी लाल सॉसेज ताज़ा और स्वादिष्ट लाल सॉसेज बन गई। नोट: मांस ताज़ा है और मसाला अच्छा है। बीमार सुअर के मांस से बनी लहसुन वाली सफेद सॉसेज ताज़ा और स्वादिष्ट लहसुन वाली सफेद सॉसेज बन गई। नोट: मांस ताज़ा है और मसाला अच्छा है। उसने लापरवाही से एक सफेद सॉसेज उठाया, उसे तोड़ा और ध्यान से उसका स्वाद चखा। सच कहूं तो स्वाद वाकई बहुत अच्छा था। हालांकि बॉस कियान का चरित्र और नैतिकता भ्रष्ट थी, फिर भी उनकी शिल्पकारी अच्छी थी। सिस्टम द्वारा एक बार संश्लेषण के बाद स्वाद और भी बेहतर हो गया, लगभग स्वादिष्ट। सॉसेज बनाने में उनका कौशल काफी साधारण था, इसलिए उन्होंने इसका स्वाद लेने का अवसर लिया और आज रात सिस्टम के वर्चुअल क्लासरूम में इसकी सामग्री का बारीकी से अध्ययन करने की योजना बनाई। अब से वह इसे खुद बनाएगा। उन्होंने मूल्यांकन एजेंसी से संपर्क किया, अतिरिक्त भुगतान किया और जल्द ही वे नमूने लेने आ गए। बाई ने कहा कि ये सामान आज ही खरीदा गया है और उन्हें दूसरे पक्ष का रवैया ठीक नहीं लगा। अगर कोई समस्या हुई तो वे पुलिस को बुलाएंगे। दूसरी पार्टी उन्हें बहुत अच्छी तरह समझ गई थी और केवल आधे दिन में ही त्वरित परिणाम उपलब्ध हो जाएगा। चूंकि यह खाद्य स्वच्छता से संबंधित मामला था, इसलिए दूसरे पक्ष ने उन्हें सीधे एक प्रमाण पत्र जारी किया और बताया कि इन वस्तुओं को अस्थायी रूप से सील किया जा सकता है। अगले दिन सुबह बाई को मूल्यांकन एजेंसी से एक कॉल आया, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि वस्तुओं के इस बैच में कुछ समस्याएं हैं और वे तुरंत आ रहे हैं। फोन आने के बाद बाई सुबह का खाना बनाने में जुटी रही। जैसे ही दोपहर का खाना शुरू हुआ, अचानक एक कार प्रवेश द्वार पर आकर रुकी और वर्दी पहने कई लोग बाहर निकले। ये लोग सीधे बाई परिवार की पुरानी दुकान की ओर बढ़े, अंदर गए और पूछा, इस दुकान का मालिक कौन है? मैं हूँ, क्या कोई बात है? बाई खड़ी होकर बोली। दरअसल बाई को पहले ही अंदाजा हो गया था कि मामला क्या है। उसने अभी अभी बॉस कियान को बाहर कार के पीछे छिपा हुआ देखा था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि बॉस कियान ने वाकई उसकी शिकायत कर दी है। और दूसरे पक्ष के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो पूरी रात सोया नहीं था। शायद उसे डर था कि बाई ये सबूतों को नष्ट कर देगा, इसलिए उसने उसे रंगे हाथों पकड़ने की उम्मीद में पूरी रात उस पर नजर रखी थी। बहुत बढ़िया, उसे डर था कि वह नहीं आएगा। क्या आप इस दुकान के मालिक हैं? किसी ने शिकायत की है कि आपकी दुकान में सॉसेज बनाने के लिए घटिया और यहाँ तक कि बीमार सुअर का मांस इस्तेमाल किया जाता है। हमें जांच और सबूत जुटाने में आपके सहयोग की आवश्यकता है। ठीक है, बाई ने सिर हिलाया, अपराधबोध का कोई संकेत नहीं दिखाया। हालांकि आसपास बैठे भोजन करने वाले लोग अपनी प्लेटों में रखे भोजन को देखकर चौंक गए और पहले से ही खाने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे। साथ ही, आप जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ? क्या हम अभी भी यह भोजन खा सकते हैं? धिक्कार है, यहाँ के मांस में कुछ गड़बड़ है। मैं नहीं खाऊंगा, मेरे पैसे वापस करो। किसी ने अपनी चॉपस्टिक फेंक दी और हंगामा करने लगा, लेकिन उसकी आंखें इधर उधर देख रही थीं और उसके चेहरे पर थोड़ा नाटकीय भाव था।
वर्दीधारी समूह के नेता ने फ्राउनिंग करते हुए कहा, हमें केवल ये रिपोर्ट मिली है कि सॉसेज के एक बैच में समस्या है, अभी तक कोई सबूत नहीं है। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, फिर भी कुछ लोग असहज महसूस कर रहे थे। इस नाजुक घड़ी में दुकान के कुछ नियमित ग्राहकों और पड़ोसियों की जिम्मेदारी थी कि वे शांत रहें। लिटिल बॉस बाई का खाना हमेशा से स्वादिष्ट रहा है और उसका स्वाद बिल्कुल सही होता है। अगर वाकई उसमें कोई समस्या होती तो हम उसे इतने लंबे समय से नहीं खा रहे होते। जी हाँ, लिटिल बॉस बाय हर रोज किराने का सामान खरीदने जाता है। कभी कभी हम कच्चा मांस और ताजी सब्जियां लाने में उसकी मदद भी करते हैं। ये सभी एकदम ताजी सामग्रियां होती हैं। इन लोगों के बोलने से दुकान में खाना खा रहे लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन कुछ लोग फिर भी बाई ये और अन्य लोगों के पीछे पीछे ये देखने के लिए गए कि क्या हो रहा है। बाई ये के सॉसेज उनकी अपनी इमारत की ऊपरी मंजिल पर रखे थे। गुणवत्ता पर्यवेक्षण विभाग के कर्मचारियों को स्वाभाविक रूप से इसकी सूचना मिल गई और वे बाई ये का पीछा करते हुए पीछे से दूसरी मंजिल तक गए। अंदर प्रवेश करने पर बाई ये के बारे में कई लोगों की राय में काफी सुधार हुआ। पहली बात तो ये कि कमरा साफ सुथरा था। चाहे वो बाई ये हो या जियांग हाओ, दोनों ही साफ सुथरे लोग थे। इसलिए भले ही वो दो लड़कों का छात्रावास था, फिर भी वो सादा, साफ सुथरा और स्वच्छ था। दूसरे, खिड़की के बाहर बालकनी पर एक बड़ा सा शेड था। धूल और मच्छरों से बचाव के लिए ऐसा शेड बनवाने में पैसे खर्च करना इस बात का संकेत था कि मालिक भोजन की स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर बहुत सजग था। अब तक अंधेरा हो चुका था। बाई ये ने दरवाजे के बाहर की बत्ती जलाई और गुणवत्ता पर्यवेक्षण कर्मियों को बालकनी में ले गई। ये सारा सामान मुझे कल ही मिला है, बाई ये ने बाहर रखे कई बड़े बक्सों की ओर इशारा करते हुए कहा, जो सभी सीलबंद थे। ये तो, पुलिस अधिकारी स्तब्ध रह गए। इसे इतनी कसकर क्यों बांधा गया था? क्या उन्हें डर था कि सॉसेज भाग जाएंगे? जैसे ही वे कुछ कहने वाले थे, बाई ये के फोन की घंटी बज उठी। ये वही टेस्टिंग एजेंसी थी जिससे हम पहले मिले थे। बाई ये ने राहत की सांस ली। बिल्कुल सही समय था, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, सज्जनों। बाई ये नीचे जाकर लोगों के एक नए समूह को लेकर आई। सामान यही है। इन दोनों समूहों के लोगों को एक दूसरे के बारे में जानने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया और कुछ क्षणों तक धीमी आवाज में बात की, फिर उन्हें समझ आया कि क्या हो रहा है। पता चला कि छोटे बॉस को कुछ गड़बड़ महसूस हुई थी, इसलिए उन्होंने मूल्यांकन के लिए फोन किया। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, शीर्ष कानून प्रवर्तन अधिकारी ने प्रशंसा में सिर हिलाया। उन्होंने निराधार आरोप लगाए बिना तर्क और साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की। युवक साथी, तुम्हें सॉसेज का ये जत्था कहाँ से मिला? ये पास की एक दुकान से है जो सॉसेज बनाने में माहिर है। मालिक का उपनाम कियान है। बाई ये के बोलते ही वहां मौजूद दर्शक उत्साह से झूम उठे। पहले तो वे इस बात से हैरान थे कि बॉस बाय ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन फिर दूसरे समूह को आते देख वे समझ गए। पता चला कि उसे पहले ही कुछ गड़बड़ का पता चल गया था, इसलिए उसने मूल्यांकन के लिए इन वस्तुओं को सील कर दिया था। अब मूल्यांकन विभाग के अधिकारी कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ आए थे और दोनों समूहों के बीच झड़प हो गई। मुझे पता था कि कियान उपनाम वाला वह आदमी अच्छा आदमी नहीं था। बिल्कुल सही, बॉस बाई जैसा कोई ही बता सकता है। अगर इसे हमें बेचा गया होता तो हमें कैसे पता चलता कि इसमें कोई समस्या है? आप ठीक कह रहे हैं। अरे नहीं, मैं अब पहले से खरीदी हुई चीज खाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अरे, क्या हर कोई उत्सुक नहीं है? लिटिल बॉस बाई ने अभी अभी ये सामान खरीदा है और ये अभी भी सीलबंद हैं, तो कोई इसकी रिपोर्ट क्यों करेगा? कौन जाने किसने रिपोर्ट की? ये सच है, लिटिल बॉस बाई को पहले सबूत इकट्ठा करना भी आता था, लेकिन इस व्यक्ति को सबूत इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने सीधे रिपोर्ट कर दी। उसे अंदर की सारी बात पता होगी, है ना? हाँ, जिसने उसे यह बेचा था, उसके अलावा और कौन जान सकता है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। सड़े हुए जिगर और आंतों वाली वो सब चीजें उसने ही की होंगी। अरे, वो यही है। भीड़ में मौजूद बॉस कियान ने बाई ये को उसकी ओर इशारा करते हुए देखा और चुपके से पीछे हटने की कोशिश की। हालांकि वह छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब तक वो हिल नहीं रहा था, तब तक सब ठीक था। जैसे ही वह हिला, सबकी नजर उस पर पड़ी और उसे पकड़ लिया गया। बॉस कियान को बाहर निकाला गया और एक कानून प्रवर्तन अधिकारी ने उससे पूछा, क्या आप वही व्यक्ति हैं जिसने बीमार सुअर के मांस से बने सॉसेज का ये बैच बेचा है?
नहीं, उसकी बकवास मत सुनो। ये साफ है कि मैं ही वो व्यक्ति था जिसने उसे पहचाना और उसकी शिकायत की। दूसरे समूह ने भी इस बात की पुष्टि की कि बॉस कियान ही मुखबिर थे, लेकिन पुष्टि करने के बाद उन्होंने कहा, भले ही आपने इसकी सूचना दी हो, लेकिन इससे केवल ये साबित होता है कि आपने सूचना दी है। इससे ये साबित नहीं होता कि आप विक्रेता नहीं हैं। लेकिन उसके पास भी कोई सबूत नहीं है, बॉस कियान ने मन ही मन गर्व से सोचा। उसने खास तौर पर नकद पैसे मांगे थे, इसलिए अब दूसरे पक्ष के पास न तो रसीद है और न ही लेन देन का कोई सबूत। सबूत मेरे पास है। भाई ये ने अपना फोन निकाला। क्या निगरानी वीडियो भी सबूत माना जाएगा? भाई ये के फोन में एक वीडियो और निगरानी फुटेज थी। वीडियो में बॉस कियान के घिनौने और अश्लील हाव भाव स्पष्ट रूप से कैद हो गए। इसे देखने के बाद कई पुलिस अधिकारियों के चेहरे तुरंत गंभीर हो गए। क्या आप हमें यह वीडियो दे सकते हैं? बिल्कुल। भाई ये ने तुरंत वीडियो उसे भेज दिया। मैं उसके खिलाफ नाम लेकर शिकायत दर्ज करा रही हूँ क्योंकि वह समस्याग्रस्त खाद्य पदार्थ बेच रहा है। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत बॉस कियान को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। फिर भी बॉस कियान उलझन में थे। असंभव, रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है? आपने निगरानी प्रणाली कब लगाई थी? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पास ही खड़े किसी व्यक्ति ने गाली दी और दौड़कर बॉस कियान को थप्पड़ मार दिया। अगर पुलिस अधिकारी वहां नहीं होते तो भीड़ शायद उसे तुरंत पकड़कर पीट देती। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने विदाई के समय बाई ये से हाथ मिलाया और कहा, इस बार बॉस बाई की सतर्कता के कारण ही हम इस अड्डे का पता लगा पाए। अब हम इस पर छापा मारने जा रहे हैं, उम्मीद है कि हमें सबूत मिलेंगे। लेकिन अगर सबूत नहीं मिले, तो यह वीडियो भी सबूत साबित कर देगा। युवा साथी बहुत सतर्क हैं, लेकिन हमें इन चीजों को सबूत के तौर पर लेना होगा। अच्छा काम जारी रखें। खाद्य सुरक्षा की शुरुआत आप और मुझसे होती है। पुलिस अधिकारियों के ऐसा कहने के बाद आसपास मौजूद सभी लोगों ने तालियां बजाईं। मैंने तुमसे कहा था कि बाई ये की दुकान में कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल सही, अपनी पारखी नजरों से वो किसी भी समस्याजनक चीज को पहचान सकता है। दरअसल मुझे भी इसका स्वाद महसूस होता है। जब भी मैं बाई ये के यहाँ खाना खाता हूँ, मुझे यह विशेष रूप से स्वादिष्ट लगता है। हाँ, बाय फैमिली ओल्ड शॉप यहाँ का सबसे अच्छा रेस्तरां है। मैंने क्या कहा? इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। अब से हम यहाँ हर दिन खाना खाएंगे। सरकार ने पहले ही हमारे लिए इसका निरीक्षण कर लिया है, तो चिंता की क्या बात है? पूरी कहानी पता चलने पर बॉस कियान की दुकान यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए सभी लोग जल्दी से वहां दौड़ पड़े। लोगों के इस समूह को दुकान पर आते देख, जो अपने साथ बॉस कियान को भी लाए थे, दुकान की देखभाल कर रही बॉस कियान की पत्नी के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे पति को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? बॉस कियान की पत्नी ने दरवाजा रोक दिया। उसकी आवाज तेज थी, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। भाई ये मन ही मन चिढ़ गया। लगता है वो जोड़ा वाकई में चालाक नहीं था। शिकायत होने के बाद भी उन्हें बस रात भर उस पर नजर रखने की ही समझ थी, लेकिन उन्होंने सारे सॉसेज साफ करने के बारे में नहीं सोचा। क्या वे अब भी उन्हें बेचकर पैसे कमाना चाहते थे, या शायद वे किसी और बलि का बकरा ढूंढ रहे थे? दुर्भाग्यवश इस बार वह एक दीवार से टकरा गया। इसके बाद की घटनाओं के लिए बाई ये को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी। सुबह की घटनाएं उसके सामने हूबहू घटित हुईं। लेकिन इस बार सहयोग करने के लिए जिस व्यक्ति से कहा गया, वो बॉस कियान की पत्नी थी। अंतर ये था कि बाई ये ने उदारतापूर्वक लोगों को नमूने लेने के लिए अंदर आने की अनुमति दी। लेकिन बॉस कियान की पत्नी अपने अपराधबोध से ग्रस्त होकर बिल्कुल भी सहयोग करने को तैयार नहीं थी। हालांकि सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में उसके असहयोग को कैसे अनदेखा किया जा सकता था। उन्होंने तुरंत दुकान की तलाशी शुरू कर दी। बाई ये ने बॉस कियान की इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं की थी। थोड़ी देर बाद किसी ने मांस काउंटर के नीचे से एक डिब्बा निकाला, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से दर्जनों किलो सफेद सॉसेज थे। उन सॉसेजों का रंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा बाई ये ने पहले खरीदा था। बाई ये को ये पुष्टि करने के लिए पास जाकर उन्हें देखने की भी जरूरत नहीं थी कि वे एक ही बैच के हैं। बाई ये को समझ नहीं आ रहा था कि बॉस कियान ने दुकान में दर्जनों पाउंड क्यों छोड़ दिए। क्या उन्हें डर था कि बॉस उन सबको नहीं खरीदेंगे? इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ बॉस कियान को ही पता था। सॉसेज देखते ही कई गुणवत्ता निरीक्षकों के चेहरे के भाव बदल गए।
पहले जो प्रस्तुत किया गया था उससे काफी मिलता जुलता है। नमूने लो, उन्हें सील करो और तुरंत परीक्षण करो। नेता ने निर्देशों की एक श्रृंखला तेजी से दोहराई। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद दर्शक सब कुछ समझ गए। कियान उपनाम वाला यह आदमी वाकई कुछ अलग ही है। कितनी अच्छी कलाकारी। एक गायब बदमाश, मेरा तो मन कर रहा है कि उसके चेहरे पर पेशाब कर दूं। बहुत बुरा, मूर्ख भी और दुष्ट भी। उसका चरित्र खराब है और वह अभी भी इस तरह की हरकतें करता है। आप सब कहते हैं, वह ऐसा क्यों करेगा? जानबूझकर बीमार सुअर का मांस क्यों लेगा? शायद वह इसका इस्तेमाल तब करना चाहता था जब दूसरे लोग उसके पास सॉसेज बनाने के लिए सुअर का मांस लाते थे। धिक्कार है, वह सचमुच इंसान नहीं है। क्या उसे लोगों की मौत का कारण बनने से डर नहीं लगता? वह इंसान नहीं है। मैं उसके पास कभी नहीं आऊंगी। बिल्कुल, मैं भी नहीं आऊंगी। मुझे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी आने से मना करना होगा। अगर किसी को इसे खाने से बीमारी हो गई तो क्या होगा? परीक्षा के परिणाम महज आधे घंटे में आ गए। सभी लोग परिणाम की प्रतीक्षा में वहीं रुके रहे और फिर उन्होंने उस युवक को वापस आते देखा जो थोड़ी देर पहले गाड़ी चलाकर चला गया था। उसने तुरंत दुकान को सील कर दिया और लोगों को बाहर निकाल लिया। न केवल मालिक कियान, बल्कि उनकी पत्नी और दुकान के एक कर्मचारी को भी। पल भर में बॉस कियान पाले से प्रभावित बैंगन की तरह पूरी तरह निराश हो गए। कुछ दिनों बाद बाई ये को दूसरों से इस मामले का नतीजा पता चला। क्योंकि बॉस कियान ने ये जानते हुए भी कि इससे बीमारी या यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है, बीमार सुअर का मांस खरीदा और बेचा, इसलिए उन पर भारी जुर्माना लगाया गया, उनका व्यवसाय लाइसेंस रद्द कर दिया गया, उन्हें खानपान उद्योग में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया गया और उन्हें 1 साल जेल की सजा सुनाई गई। सौभाग्य से उसके सॉसेज से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, अन्यथा यह 1 साल जितना आसान नहीं होता। इसके बाद शहर में खानपान उद्योग में बड़े पैमाने पर निरीक्षणों की लहर दौड़ गई। बाई ये की दुकान में सभी सामग्रियां उत्कृष्ट गुणवत्ता की थीं और निरीक्षण दल ने जांच के लिए उनके कोल्ड स्टोरेज का भी दौरा किया। बाद में उनकी दुकान को प्रशंसा भी मिली, जिसमें उन्हें उद्योग का मानक बताया गया। क्योंकि कुछ भोजन करने वालों ने अफवाह फैलाई कि बाई ये ने अच्छे सुअर के मांस और अच्छे मसालों का उपयोग करने पर जोर दिया था और साथ ही बॉस कियान पर नजर रखी थी ताकि वह किसी और चीज का इस्तेमाल न कर सके। इसी वजह से उसने स्थानीय अधिकारियों को नाराज कर दिया और उसे एक झूठे मुकदमे का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि बाई ये का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था और एक प्रतिद्वंद्वी ने बॉस कियान को रिश्वत देकर जानबूझकर उसे फंसाया था। अन्यथा बॉस कियान बाई परिवार की पुरानी दुकान को निशाना क्यों बनाते? बाई ये इस बात की पुष्टि नहीं कर सका। हालांकि ये खबर फैलने के बाद दुकान का कारोबार एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया और हर कोई बाई ये की दुकान में मिलने वाले भोजन का स्वाद लेना चाहता था। बाई ये ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उस सारी हलचल के बाद उनके रेस्तरां में खाने के लिए आने वाले लोगों की संख्या घटने के बजाय बढ़ जाएगी। बाई ये ने बॉस कियान द्वारा पहले बनाए गए सॉसेज में मौजूद सामग्रियों का भी विश्लेषण किया और उसी दोपहर उसने दुकान में खुद ही एक बैच बनाया। ताज़ा बने होने के कारण उनमें नमी बहुत अधिक थी और उन्हें हवा में सुखाने की आवश्यकता थी। हालांकि बाई ये लगभग 10 किलो नीचे ले गई और उन्हें हवादार जगह पर रख दिया और संयोगवश सभी को उनका स्वाद चखने दिया ताकि पता चल सके कि वे कैसे हैं। उसी शाम वी झाओ ने इनका उपयोग अपने चाकू चलाने के कौशल का अभ्यास करने के लिए किया और सभी 10 किलो को काट डाला। बाई ये उसके सामने घुटने टेक कर बोली, शाओ वेई, मैं ध्यान नहीं दे रही थी, तुमने ये सब कैसे काटे? अगर हम इन्हें खत्म नहीं करेंगे तो ये सूख जाएंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वी झाओ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। और क्या किया जा सकता था? फिल्म क्रू को थोड़ा सा भेज दो। शायद वे मांस खाने की हिम्मत न करें, लेकिन थोड़ी सी सॉसेज तो ठीक रहेगी, है ना? जियांग हाओ ने फोन करके पूछा कि दोपहर के भोजन में कौन कौन से व्यंजन उपलब्ध हैं। बाई ये तुरंत समझ गया कि किसी और ने उससे पूछा है, आप क्या खाना चाहते हैं? क्या आपके पास कीमा बनाया हुआ सुअर का मांस और अंडे का कस्टर्ड है? साथ ही वे तला हुआ चिकन खाना चाहते हैं। बाई ये जोर से हंस पड़ी। वह जानता था कि ये लोग मांस खाने के आदी हैं और कभी भी केवल सब्जियां खाकर संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, हमारे पास ये सब कुछ है और वजन घटाने के लिए एक व्यंजन भी है। बॉस कियान की घटना के कारण बाई ये को सोया दूध बनाने का समय नहीं मिला था।
अब जबकि सोयाबीन पूरी तरह से भीग चुके थे, बाइये को सोया दूध बनाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने सीधे उन्हें लेवल 5 तक संश्लेषित किया। लेवल 5 सोयाबीन को पकाकर साइड डिश के रूप में परोसा जा सकता है। जब वो एक छोटे से रेस्तरां में काम करता था, तो गर्मियों में दुकान पर हमेशा मूंगफली और एड़ा में एक प्रकार की मिठाई बनाई जाती थी। हालांकि दुकान में सीपियां नहीं मिलती थी, लेकिन ठंडे व्यंजन और बियर उपलब्ध रहती थी, जो कई ग्राहकों को आकर्षित करती थी। मूंगफली और एड़ा में पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री सोयाबीन पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री के समान ही थी। हालांकि सोयाबीन में छिलके नहीं होते, इसलिए उनमें कम मसाले डाले जा सकते हैं। प्रति व्यक्ति एक छोटा हिस्सा, बस कुछ दर्जन सोयाबीन, बाइये को ज्यादा बुरा नहीं लगा। आखिरकार ये तो ऐसी फलियां थी जिनमें 8 किलो को मिलाकर 1 किलो बनाया गया था। वे सुनहरे सेम के समान थे। उस दिन दोपहर के भोजन के समय, जब फिल्म के क्रू ने अपने बेंटो बॉक्स खोले, तो उन्होंने देखा कि उनमें सामान्य से अलग व्यंजन थे। क्योंकि बेंटो बॉक्स को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। एक प्रकार के मेनू में मुख्य व्यंजन के रूप में ब्रेस्ड पोर्क बेली, फ्राइड चिकन ड्रमस्टिक्स और ब्रेस्ड प्रॉन्स शामिल थे। उन्हें देखकर ही लोगों के मुंह में पानी आ गया। दूसरी तरह का भोजन काफी हल्का था, उबली हुई मछली, तले हुए झींगे और अंडे की सफेदी के साथ चिकन के टुकड़े। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बेंटो बॉक्स में लाल सॉसेज और सफेद सॉसेज के ठंडे टुकड़े शामिल थे। जो लोग चुपचाप वजन कम करना चाहते थे, उन्होंने दूसरे प्रकार का भोजन लिया, जबकि दल के कुछ दबंग लोग सीधे ब्रेस्ड पोर्क बेली और फ्राइड चिकन ड्रमस्टिक्स की ओर चले गए। हे भगवान, पिछले कुछ दिनों में तो उनकी पसंद लगभग भटक ही गई थी। शाओ येजी उनकी भावनाओं को समझ गई, जियांग हाओ के माध्यम से की गई उनकी पुकार व्यर्थ नहीं गई। सभी अभिनेत्रियों ने दूसरे प्रकार को चुना। दूसरों को धीमी आंच पर पका हुआ सुअर का मांस खाते, चिकन की बड़ी बड़ी टांगे चबाते और धीमी आंच पर पके झींगे को मजे से खाते देखकर वे थोड़ी उदास हो गईं। लेकिन शरीर को नियंत्रित रखने के लिए उन्हें केवल हल्का भोजन ही खाने की अनुमति थी। हालांकि जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, उनका दिल तुरंत खुशी से भर गया। ये मुख्य व्यंजन देखने में कम तैलीय लग रहे थे, लेकिन इनका स्वाद बिल्कुल भी खराब नहीं था। वास्तव में ये स्वादिष्ट थे। अंडे की सफेदी के साथ चिकन के टुकड़े ताजगी भरे थे, उबली हुई मछली मुलायम थी और तली हुई झींगा मछली स्वादिष्ट थी। इससे वे बाद में परोसी गई तली हुई सब्जियों को खाने के लिए और भी उत्सुक हो गए, खासकर कीमा बनाया हुआ सुअर का मांस और अंडे का कस्टर्ड, जो वास्तव में स्वादिष्ट था, ऐसा कस्टर्ड जिसे आप बिना उबे हर दिन खा सकते हैं। भरपेट भोजन करने के बाद सभी ने बैग में रखे सोयाबीन के छोटे से डिब्बे पर ध्यान दिया। डिब्बा बड़ा नहीं था और उसमें केवल कुछ दर्जन सोयाबीन ही थे। क्या यह आज का सलाद था? ये तो बहुत ही आसान था। वे अब भी फ्रूट सलाद खा सकते थे। अगर फ्रूट सलाद न हो तो वेजिटेबल सलाद भी चलेगा। किसी ने सोयाबीन को सीधे एक तरफ धकेल दिया। जियांग हाओ दौड़कर आया और रहस्यमय ढंग से सबको बताया, ये बाइये द्वारा बनाया गया वसा कम करने वाला विशेष भोजन है। सोयाबीन, क्या इससे चर्बी कम होती है? सभी लोग आधे अधूरे संदेह में थे। इसमें किसी भी तरह के हाई टेक इफेक्ट्स का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। हालांकि बाइये अभी भी सबके दिलों में कुछ खास स्थान रखती थी। खानपान की स्थिति बहुत अच्छी है। इन मशहूर हस्तियों और अभिनेताओं ने सचमुच इस बात पर विश्वास कर लिया था। विशेषकर कुछ खाने के बाद, जितना अधिक वे खाते गए, उतना ही उन्हें वे स्वादिष्ट लगने लगे। बीन्स को इस हद तक पकाया गया था कि जीभ से हल्का सा दबाने पर ही वे पेस्ट में बदल जाती थीं, और मसाला बहुत ही स्वादिष्ट था, जिसमें बीन्स की प्राकृतिक सुगंध के साथ साथ तारा एनीज, दालचीनी और तेज पत्तों की हल्की सी खुशबू भी मिली हुई थी। वे उन्हें एक एक करके अपने मुंह में डालते रहे, रुकने में असमर्थ थे। जब उन्हें लगा कि डिब्बा खाली है, तो वे अचानक रुक गए। उन्होंने उन सबको खा लिया था। एक हफ्ते तक इस तरह का खाना खाने के बाद, एक दिन, एक महिला सेलिब्रिटी ने उत्साह से सबको बताया कि उस हफ्ते उसकी कमर वास्तव में कई सेंटीमीटर कम हो गई थी। दरअसल, कई मशहूर हस्तियां सचमुच बहुत पतली होती हैं। एक बार जब वे इस उद्योग में प्रवेश कर लेते हैं, तो उनके लिए खुलकर खाना पीना लगभग असंभव हो जाता है। कुछ लोग तो इस उद्योग में 10 साल बिताने के बाद भी चावल का एक दाना भी नहीं खा चुके हैं। उद्योग जगत में एक कहावत है, आज पेट भर खाओगे तो कल खाने को नहीं मिलेगा। क्रूर, फिर भी सीधा। पहले उन्हें यह महसूस हुआ था कि वे हाल ही में जरूरत से ज्यादा खा रहे थे और उनका वजन बढ़ने लगा था।
पहले इसका मतलब होता था कि उन्हें डाइटिंग और कैलोरी कम करनी होगी। कुछ सख्त आहार लेने वालों के लिए न केवल भोजन की दैनिक मात्रा तय थी, बल्कि वे बहुत अधिक पानी भी नहीं पी सकते थे। लेकिन अब वे सेट पर थे, जहां उन्हें हर दिन इतने भारी फिल्मांकन कार्यों का सामना करना पड़ता था कि उनके लिए ऐसा करना बिल्कुल असंभव था। वे कुछ नहीं कर सकते थे, वे केवल बाई ये से हल्के व्यंजन बनाने के लिए कह सकते थे और मुख्य भोजन खाने की हिम्मत नहीं करते थे, ताकि यथासंभव यथास्थिति बनाए रखी जा सके और उनका वजन न बढ़े। परिणामस्वरूप, जब वे कभी कभार अपनी कमर का माप लेते थे, तो उन्हें आश्चर्य होता था कि वह सिकुड़ गई थी। वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जब सभी लोग इकट्ठा हुए और बातचीत की, जिससे अन्य संभावनाओं को खारिज कर दिया गया, तो अंततः उनका संदेह बाई ये पर केंद्रित हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि शियाओ येजी द्वारा बनाए गए डाइट मील वाकई कारगर साबित हुए हों? बस वो छोटी सी प्लेट सोयाबीन, उसे हर दिन खाने से अब उसका पेट काफी साफ रहता है। हम पहले, शियाओ येजी की दुकान का नाम बाई परिवार की पुरानी दुकान था, और बाई ये के खाना पकाने के कौशल इतनी कम उम्र में इतने अच्छे थे, शायद ये वास्तव में एक पैतृक कला है। ऐसे रसोइयों के परिवार के पास कुछ गुप्त व्यंजन विधियां हो सकती हैं। बाई ये को पता भी नहीं चला था कि वो पहले ही किसी शाही रसोइये की 11वीं पीढ़ी का वंशज बन चुका था। अगर बाई ये को पता होता, तो वो जरूर बोल देता, अफवाहें मत फैलाओ। उस दोपहर, बाई ये फिल्म के सेट पर गए और कहा कि वे विशेष आहार भोजन सेट बना सकते हैं। वे स्वादिष्ट और पौष्टिक होंगे, लेकिन उनकी कीमत निश्चित रूप से अभी से अधिक होगी। क्या महिला सेलिब्रिटीज को अभी भी इतने पैसे की परवाह है? तुरंत ही, फिल्म सेट पर मौजूद कई महिलाओं ने बाई ये के साथ नए अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए, और यहाँ तक कि मुख्य अभिनेता भी उनसे पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। इन दिनों उनका वजन भी काफी बढ़ गया था। जब गू ये को पता चला कि वो डाइट मील के साथ भी ब्रेस्ट पोर्क बेली खा सकता है, तो उसने तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। जब जियांग हाओ शाम को लौटा, तो उसने बाई ये को बैठक में फोन पर बात करते हुए पाया। बाई ये के गंभीर चेहरे को देखकर, फोन रखने के बाद, जियांग हाओ ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, वह कौन था? मैंने जिस पाक कला प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराया है, उसकी आयोजन समिति ने मुझे सूचित किया है कि प्रतियोगिता का पहला चरण 3 दिनों में है। ये प्रतियोगिता कहाँ हो रही है? ठीक इसी शहर में। ये प्रांतीय राजधानी है, और पंजीकरण कराने वालों की संख्या भी सबसे अधिक है, इसलिए प्रतियोगिता यहीं आयोजित की जाएगी। चूंकि यह इसी शहर में है, तो आप किस बात को लेकर हिचकिचा रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बॉस झो की तरफ से भी 3 दिनों में भोजन पहुंचाना शुरू कर दिया जाएगा। बॉस झो के निर्माण स्थल का पहले एकीकरण कार्य चल रहा था, और वहां कर्मचारियों की स्थिति हमेशा अस्थिर थी। अब जब स्थिति स्थिर हो गई है, तो सचिव झांग ने तुरंत बाई ये को सूचित किया। बाई ये ने फोन पर अपनी छाती थपथपाते हुए आश्वासन दिया था कि कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन उस आश्वासन के कुछ ही घंटों बाद, उन्हें प्रतियोगिता के बारे में फोन आया। ये थोड़ा पेचीदा है। आप और लोगों को क्यों नहीं रख लेते? बॉस झो के लिए कितने लंच बॉक्स हैं? लोगों की संख्या पहले जितनी ही है, लगभग 300, इसलिए ये गणना पिछले हिस्सों के आधार पर की गई है। हालांकि, चूंकि अब हमें भोजन पहुंचाना है, इसलिए बॉस झो ने अतिरिक्त पैसे जोड़े हैं। जियांग हाओ ने बाई ये के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, लोगों को काम पर रखो। ठीक है। बाई ये दरअसल पहले से ही तैयारी कर रहा था। इस रेस्टोरेंट को पसंद करने का कारण ये था कि इसकी रसोई इतनी बड़ी थी कि कई रसोइये एक साथ काम कर सकें। झांग कियांग और वेई झाओ को काम पर रखने का एक कारण ये भी था कि निर्माण स्थल पर काम शुरू होने पर अत्यधिक दबाव से बचा जा सके। लेकिन बाई ये को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसे पहले दिन अनुपस्थित रहना पड़ेगा, और प्रतियोगिता ऐसी चीज थी जिसमें उसे भाग लेना ही था। क्योंकि जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, उसके दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज सुनाई दी। डिंग, यादृच्छिक कार्य 17 पुनः मुकाबले में प्रवेश करें। कार्य पूरा करने पर भारी नकद पुरस्कार और एक दुर्लभ वस्तु प्राप्त होगी। कार्य में असफल होने पर आपके पास मौजूद धनराशि में यादृच्छिक रूप से कमी आएगी। कठिनाई, रीमैच में सफलतापूर्वक प्रवेश करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। आखिरकार, कई प्रतियोगी जरूरी नहीं कि पेशेवर शेफ हों, बल्कि शौकिया हों, या फिर सिर्फ मनोरंजन के लिए भाग ले रहे हों। इसलिए, बाई ये को पुनर्मंच में उतरने का पूरा भरोसा था। चिंता की बात ये थी कि उन्हें नहीं पता था कि प्रतियोगिता कितने दौर की होगी।
पहला दौर इसी शहर में था, लेकिन आगे के दौर शायद कहीं और हों। अगर अगला दौर किसी दूसरे शहर में होता, तो क्या उसे फिर से जाना नहीं पड़ता? इसलिए किसी अन्य सहायक को ढूंढना एक अत्यावश्यक मामला था। भाई, ये तुमने आज कहा था कि तुम्हारे वसा कम करने वाले भोजन में ब्रेस्ट पोर्क बेली और ऐसी ही चीजें भी शामिल हो सकती हैं, है ना? ये सही है। भाई, ये कल सबको हाई कैलोरी वाला खाना चाहिए। जियांग हाओ हंसते हुए बोला, आजकल तो हर कोई खाने की तीव्र इच्छा से पागल सा हो गया है। यह इतना बुरा भी नहीं है। भाई, ये ने अपना माथा रगड़ा। क्या ये हस्तियां सबसे अधिक टिकाऊ नहीं हैं, जो उद्योग में वर्षों तक बिना मुख्य भोजन या ब्रेस्ट पोर्क बेली या ब्रेस्ट पिग नकल खाए रह सकती हैं? क्या उसके सभी परिचित लोग नकली थे? हालांकि अनुबंधों पर हस्ताक्षर होने के बाद दैनिक मेनू पहले की तरह ही पौष्टिक भोजन में परिवर्तित हो गया। अंतर ये था कि नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने वाले मशहूर हस्तियों को उनके दैनिक भोजन के साथ सोया दूध का एक अतिरिक्त छोटा कप, सोया ड्रैग्स केक, उबले हुए सोयाबीन आदि मिलेंगे। हालांकि अधिक खपत के कारण बाई ये ने फिर भी एक अनाज कंपनी से संपर्क किया और विशेष रूप से सोयाबीन का एक बैच ऑर्डर किया। बाई ये ने विशेष रूप से छोटे दानों वाली लेकिन उत्कृष्ट स्वाद वाली किस्म का चयन किया। अधिक किफायती कीमत पाने के लिए बाई ये ने 30 टन के लिए सीधे अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फिलहाल उनके बैंक खाते में लगभग 100,000 युआन ही थे, जो रेस्तरां के हाल ही में बहुत अच्छे कारोबार के कारण जमा हुए थे, लेकिन इस पैसे को एक साथ खर्च नहीं किया जा सकता था। तो सोयाबीन की यह खेप 6 महीने में पहुंचाई जाएगी। वह आधी रकम अग्रिम भुगतान करेगा और शेष राशि का भुगतान उसके निर्धारित गोदाम में डिलीवरी होने पर खेप के अनुसार किया जाएगा। बाई ये की सोयाबीन खपत के आधार पर लेवल 5 तक संश्लेषण करने के बाद केवल लगभग 6 या 7 टन सोयाबीन ही बचेगी। पूरे वर्ष के औसत के हिसाब से ये लगभग 600 कैटी प्रति माह या 20 कैटी प्रति दिन होती है, जो पर्याप्त है। इस मामले को निपटाने के बाद बाई ये प्रतियोगिता में जाने के लिए तैयार थी। एक शेफ को अस्थायी रूप से नियुक्त करने का विचार साकार नहीं हो सका। जैसे ही आवेदकों ने उनका छोटा सा रेस्तरां देखा, वे चले गए। कोई भी इतनी छोटी और दिखने में निराशाजनक जगह पर काम नहीं करना चाहता था। अगर वो किसी को काम पर नहीं रख सकता, तो उसके अपने लोगों को ही आगे आना होगा। बाई ये ने दुकान के सारे चूल्हे खोल दिए, खासकर भारी मांस के व्यंजनों के लिए। वे झाओ भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा और आश्चर्यजनक रूप से उसने बाई ये द्वारा सिखाए गए व्यंजनों को बहुत अच्छे से बना लिया। झांग की आंख के लिए ये थोड़ा अधिक कठिन था और उनके व्यंजनों का स्वाद बेहतर हो गया था, इसलिए बाई ये ने विशेष रूप से झांग की आंख को 3,000 युआन की वेतन वृद्धि दी, जिससे उनका वेतन बढ़कर 8,000 युआन प्रति माह हो गया। फैन झोंग और काई शियाओहुआ की भी तनख्वाह बढ़ गई है, अब दोनों की कमाई 5,000 हो गई है और यहाँ तक कि वे झाओ का वेतन भी बढ़कर 4,000 हो गया है। झांग की आंख बहुत उत्साहित लग रहा था, लेकिन वे झाओ, हालांकि खुश दिख रहा था, वास्तव में वेतन वृद्धि को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी छाती थपथपाई और बाई ये को आश्वासन दिया कि वो कई प्रमुख व्यंजनों को अच्छे से बनाएगा और उसे बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। प्रारंभिक दौर की शुरुआत सुबह 10 बजे हुई। बाई ये ने कार वहीं छोड़ दी क्योंकि फैन झोंग भोजन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार था, जिसमें फिल्म सेट के लिए 30 भाग और निर्माण स्थल के लिए 300 भाग शामिल थे। वो खुद बस से शहर के केंद्र तक गया। प्रतियोगिता का आयोजन स्थल एक शॉपिंग मॉल के सामने स्थित चौक था। पहले से ही काफी प्रचार प्रसार होने के कारण आसपास रहने वाले चाचा चाची और काम से फुर्सत पाने वाले कुछ लोग भी प्रतियोगिता शुरू होने का उत्साह देखने के लिए आ गए। प्रतियोगियों के प्रवेश करने से पहले ही पूरा इलाका खचाखच भरा हुआ था। काफी खोजबीन करने के बाद भी प्रवेश द्वार न मिलने पर और लगभग समय समाप्त हो जाने पर बाई ये ने चाचा को बुलाकर पूछा, चाचा, क्या आपको पता है कि प्रतियोगिता का प्रवेश द्वार कहाँ है? क्या तुम प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो? चाचा ने बाई ये को ऊपर से नीचे तक देखा। बाई ये ने सिर हिलाया। तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? चाचा ने अंदर की ओर जोर से चिल्लाते हुए कहा, सब लोग रास्ता बनाओ। इस बच्चे को अंदर आने दो। ये प्रतियोगिता में भाग लेने आया है। पल भर में ही अनगिनत निगाहें उधर देखने लगीं। अपने जीवन में पहली बार बाई ये की इच्छा थी कि वो जमीन में समा जाए। हालांकि उस चाचा की चीख की बदौलत ही आगे खड़े सभी चाचा चाचियों ने, जो उस रोमांच को देख रहे थे, तुरंत इतना चौड़ा रास्ता बना दिया कि दो लोग साथ साथ चल सकें।
लेकिन सबकी निगाहें बाई ये पर टिकी हुई थी, जिससे उसके गाल लाल हो गए। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह अचानक जल उठेगा। आखिरकार किसी तरह अंदर घुसने के बाद बाई ये ने जल्दी से विश्राम क्षेत्र में एक सीट ढूंढ ली और अपनी उपस्थिति को कम से कम करने की कोशिश की। चौक के बीचों बीच कई मेजें पहले से ही लगी हुई थी, संभवतः दर्जनों की संख्या में। उन पर कुछ औजार रखे थे, लेकिन अन्य चीजें स्पष्ट नहीं थीं। जल्द ही प्रवेश का समय आ गया और चारों ओर की बाड़ पूरी तरह से बंद हो गई। कई कर्मचारियों ने नाम पुकारना शुरू कर दिया। चूंकि यह प्रारंभिक दौर था, इसलिए काफी संख्या में लोग भाग लेने आए। कई कर्मचारियों द्वारा प्रतिभागियों की पहचान संबंधी जानकारी सत्यापित करने के बाद लगभग 10 बजकर 10 मिनट हो चुके थे। अंत में मेजबान मंच पर आया और प्रतियोगिता के नियमों की घोषणा करने लगा। कुछ सामान्य नियमों को स्वाभाविक रूप से अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। बाई ये ने ध्यान से मुख्य बिंदुओं को सुनने की कोशिश की। पता चला कि आज के प्रारंभिक दौर में केवल एक ही व्यंजन शामिल होगा। खाना पकाने के बाद सभी प्रतियोगी तुरंत ही समापन का संकेत दे सकते थे। और आज के न्यायाधीशों में 10 सरकारी न्यायाधीश और 3 पर्यवेक्षक न्यायाधीश शामिल थे। इन सार्वजनिक न्यायाधीशों में पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान सभी शामिल थे, और प्रत्येक के पास एक पास और एक फेल कार्ड था। किसी व्यंजन के लिए यदि आधे से अधिक लोग उसे अस्वीकार कर देते थे, तो उसे प्रारंभिक दौर में उत्तीर्ण माना जाता था। सभी ने राहत की सांस ली, केवल आधा ही करना है, यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन होस्ट के अगले वाक्य ने कई प्रतियोगियों को चौंका दिया। ये प्रतियोगिता कई दिनों तक चली और आज उनके शहर में प्रतियोगिता का आखिरी दिन था, क्योंकि सेमीफाइनल में प्रवेश के लिए केवल 100 लोगों का ही चयन किया जाएगा। आज के प्रतियोगियों की संख्या के अनुसार प्रतियोगियों के प्रत्येक बैच में 50 लोग शामिल थे और प्रत्येक दौर से शीर्ष 5 प्रतियोगी आगे बढ़ेंगे। तभी किसी ने सवाल पूछने के लिए हाथ उठाया। ये ठीक नहीं है। अगर मैं जिस ग्रुप में हूँ उसमें बहुत अच्छे शेफ हों और मैं टॉप 5 में ना आ पाऊँ तो क्या होगा? किस्मत भी एक तरह की ताकत होती है, और जिनकी ताकत साथ नहीं देती, वे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, है ना? मेजबान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। होस्ट, अगर मैं पास हो जाऊं, लेकिन सीटें पहले से ही भरी हों तो क्या होगा? 5 सेमीफाइनलिस्ट के सामने आने के बाद बाकी सभी स्वतः ही बाहर हो जाएंगे, मेजबान ने कहा। सभी प्रतियोगी चुप हो गए। प्रारंभिक दौर उत्तीर्ण करने वाले प्रतियोगियों को 100 युआन मूल्य के स्मृति चिन्हों का एक सेट मिलेगा, जो कि बहुत अधिक नहीं था। लेकिन प्रारंभिक दौर उत्तीर्ण करने पर ही कोई सेमीफाइनल में भाग लेने का अधिकार प्राप्त कर सकता था। फिर कई और लोगों ने सवाल उठाए। बाई ये ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपना हाथ उठाया। मेजबान के इशारे के बाद बाई ये ने पूछा, क्या मैं अपने खुद के औजारों का इस्तेमाल कर सकता हूँ? मेजबान अचंभित रह गया। कौन से उपकरण? उद्धरण चिन्ह। बाई ये ने चुपचाप अपने बैग से एक छुरी निकाली। अगर उसे पता होता कि आज उसे टमाटर के साथ तले हुए अंडे बनाने हैं, तो वह इसे नहीं लाता। लेकिन आज इसका इस्तेमाल न करने का मतलब यह नहीं था कि वह भविष्य में इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, इसलिए उसने पहले ही पूछ लिया था। अगर इसकी इजाजत नहीं होती, तो वह अगली बार इसे नहीं लाता। आखिरकार अगली बार तो वह इस शहर में तो बिल्कुल नहीं लाता। मेजबान 3 सेकंड तक चुप रहा। मैं आयोजन समिति को फोन करके जानकारी जुटाऊंगा। 10 मिनट बाद मेजबान वापस आया। हाँ, आप कर सकते हैं। प्रतियोगिता का आधिकारिक रूप से शुभारंभ हो गया। बाई ये को अंतिम समूह में रखा गया क्योंकि उसने बहुत देर से पंजीकरण कराया था और प्रतियोगिता का क्रम संख्या के अनुसार था। क्योंकि प्रतियोगिता में केवल एक ही व्यंजन शामिल था, इसलिए आयोजन समिति द्वारा तैयार की गई सामग्रियां बहुत ही सरल थीं, जिनमें केवल टमाटर और अंडे शामिल थे। हालांकि इसमें हरी प्याज, लहसुन, धनिया आदि जैसी कई अन्य सामग्रियां भी थीं। बाई ये ने प्रतियोगिता के 2 दौर को ध्यानपूर्वक देखा, फिर अपनी आंखें बंद करके आराम करने का फैसला किया। वास्तव में कई लोगों में खाना पकाने का उत्कृष्ट कौशल था, लेकिन प्रारंभिक दौर होने के कारण उनमें से अधिक अविश्वसनीय लोग थे। कुछ लोग तो अंडे फोड़ने में भी अनाड़ी लग रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे इस मजे में शामिल होने की जहमत क्यों उठा रहे थे। हर रोज इस समय, जब सभी लोग धीरे धीरे काम पर जाने लगते थे, तब तक बाई ये दुकान पर दिन भर के लिए आवश्यक सभी सामग्री तैयार कर चुका होता था। कई मुख्य व्यंजन भी चूल्हे पर धीमी आंच पर पक रहे होंगे, लगभग तैयार होंगे,
इसलिए बाई ये निगरानी का काम वेई झाओ को सौंप देता और फिर पास में ही थोड़ी देर झपकी ले लेता। अप्रत्याशित रूप से बाई ये ने थोड़ी देर आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद करने के बाद हमेशा की तरह सो गया। जब एक थपकी की आवाज से उसकी नींद खुली, तो उसने मेजबान के चेहरे को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा और आश्चर्यचकित भाव से उसे होश आया, तो वह पीछे की ओर झुक गया। डरो मत, डरो मत। क्या तुम कल रात घबराए हुए थे और ठीक से सो नहीं पाए? मेजबान ने हंसते हुए बाई ये को शर्मिंदगी से बचाने के लिए यह बात समझाई। बाई ये का चेहरा फिर से लाल हो गया, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार अंदर आने पर हुआ था। उसे यह जानने के लिए दर्पण की भी आवश्यकता नहीं थी कि उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। फिर उसे एहसास हुआ कि अपनी बारी का इंतजार करते करते वह गलती से सो गया था। उन्हें ये भी उम्मीद नहीं थी कि प्रतियोगिता इतनी जल्दी अंतिम दौर तक पहुंच जाएगी। इस पर विचार करते हुए उन्हें लगा कि यह स्वाभाविक ही था। क्योंकि केवल शीर्ष 5 प्रतिभागियों का चयन किया गया था, इसलिए संभवतः सभी लोग तेजी से काम करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। प्रत्येक राउंड में शायद 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगा होगा, और पूरी प्रतियोगिता 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय तक ही चली। बाई ये झटपट अपनी जगह पर गया और आखिरी मेज के सामने खड़ा हो गया। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले मेजबान ने प्रतियोगियों को संकेत दिया कि वे अपने सामने रखी सामग्री और बर्तनों में किसी भी तरह की समस्या की जांच कर लें। सामान्य तौर पर कोई समस्या नहीं होती। 2 लोगों के लिए टमाटर और अंडे और कुछ साइड डिश। तेल की बोतल छोटी और पूरी भरी हुई थी, और स्पैटुला, चाकू और अन्य सभी उपकरण ठीक थे। जब वह देख रहा था, तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी तेज आवाज सुनाई दी, युवक, आगे बढ़ो। बाई ये ने पीछे मुड़कर देखा, और जोर से चिल्लाने वाला ठीक वही चाचा था जिसने थोड़ी देर पहले चिल्लाकर उसके लिए रास्ता साफ करने में मदद की थी। इस समय दूसरी तरफ से लोग उसे हाथ हिला रहे थे, जिससे उसके आसपास मौजूद चाचा चाचियों का एक समूह भी स्वाभाविक रूप से उसके प्रशंसकों के समूह की तरह उसे हाथ हिलाने लगा। हालांकि बाई ये थोड़ा शर्मीला था, लेकिन उनके उत्साह को देखते हुए उसने भी अपना हाथ उठाया और सभी को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। अप्रत्याशित रूप से समूह का उत्साह और भी बढ़ गया, और वे एक साथ प्रोत्साहन के शब्द चिल्लाने लगे। तभी होस्ट के आदेश पर सभी लोग काम में जुट गए। टमाटर के साथ तले हुए अंडे का व्यंजन बनाना स्वाभाविक रूप से बाई ये के लिए कोई चुनौती नहीं थी, और चूंकि बाई ये एक छोटा सा रेस्तरां चलाते थे, इसलिए टमाटर के साथ तले हुए अंडे उनके मेनू में हर दिन एक अनिवार्य व्यंजन था। क्योंकि यह एक आम घरेलू व्यंजन था, इसलिए इसे विशिष्ट बनाना कठिन था। हालांकि बाई ये के अपने तरीके थे। उनके रेस्तरां को हर दिन टमाटर के कई बर्तन फिर से भरने की जरूरत क्यों पड़ती थी, इसका रहस्य इसी में छिपा था। पानी उबालते समय उसने अंडे फेंटे। जब थोड़ा सा पानी उबल गया, तो उसने ऊपर से आड़ा कटा हुआ टमाटर सीधे बर्तन में डाल दिया और उसे जल्दी से घुमाया, जिससे उसका छिलका आसानी से उतर गया। बाई ये ने टमाटर के दोनों हिस्सों का इस्तेमाल किया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि दोनों का कोई न कोई उद्देश्य था। आधे भाग को बड़े बड़े टुकड़ों में काटा गया, और बाकी आधे भाग को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। उसने कढ़ाई में तेल गरम किया, और जब तेल इतना गरम हो गया कि उसमें से हल्का धुआं निकलने लगा, तो उसने उसमें अच्छी तरह से फेंटा हुआ अंडे का मिश्रण डाल दिया। अंडे भूनते समय पर्याप्त तेल का उपयोग करना आवश्यक है ताकि अंडे का सारा तरल फैल सके। कुछ अंडे डालने से ऐसा लगता है मानो पूरी कढ़ाई भरी हो। इन अंडों के फूलने और जमने के बाद उन्हें तुरंत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया, जो अलग अलग आकार के लगभग 1 दर्जन थे। दूसरी तरफ उसने एक नई कढ़ाई में तेल गरम किया। टमाटर के बड़े और छोटे टुकड़े एक साथ कढ़ाई में डाले गए, और जल्द ही टमाटर के छोटे टुकड़े गलकर सॉस बनने लगे। इसी समय एक प्रतियोगी ने हाथ उठाकर इशारा किया, मेजबान, मेरा प्रदर्शन समाप्त हो गया है। पहले व्यक्ति के जल्दी से पास हो जाने के बाद अन्य प्रतियोगियों को तुरंत ही जल्दबाजी का एहसास हुआ। बाई ये ने बस एक नजर ऊपर उठाई, फिर उसने अभी अभी फेंटे हुए अंडे बर्तन में डाल दिए। इस अत्यावश्यकता के कारण कई और लोगों ने हाथ उठाया, लेकिन उनमें से केवल एक ही उत्तीर्ण हुआ। सभी ने आह भरी, लेकिन ज्यादा ध्यान देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे अभी भी अपने अपने व्यंजन बनाने में व्यस्त थे। हालांकि ये सब बाई ये की अपेक्षाओं के अनुरूप ही था। 20 प्रतियोगिताओं के प्रत्येक सेट में 10 सार्वजनिक निर्णायकों में से प्रत्येक को व्यंजनों का स्वाद कम से कम 5 या 6 बार चखना था।
शुरू में अंतरों को ध्यानपूर्वक चखने में कुछ नवीनता हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हर कोई अधिक आलोचनात्मक होता गया। यह अपरिहार्य था। इस समय तक ये पहले ही अंतिम दौर था और सभी प्रतियोगी कई कुशल प्रतियोगियों द्वारा बनाए गए टमाटर के साथ तले हुए अंडे खा चुके थे, इसलिए केवल तेज होना बहुत उपयोगी नहीं था। अधिक से अधिक ये समय से पहले ही प्रतियोगिता से बाहर होने का कारण बन सकता था। इसलिए बाइये को न केवल काम पूरा करना था, बल्कि उसे अच्छे से पूरा करना भी था। वह टमाटर और अंडे को मिलाकर भी बना सकता था, जिसका स्वाद निश्चित रूप से अन्य प्रतियोगियों द्वारा बनाई गई चीजों से बेहतर होता। लेकिन जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, वह इन तरीकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। वह देखना चाहता था कि वह अपनी असली ताकत से कितनी दूर तक जा सकता है। अंततः बाइये के बर्तन में रखा व्यंजन तैयार था। मेजबान, मैं तैयार हूँ। जैसे ही बाइये ने अपना हाथ उठाया, उसने सामने किसी के बोलने की आवाज सुनी। बाइये अचंभित रह गया, फिर उसने अपनी बात दोहराई। आदेश के अनुसार दोनों व्यक्तियों के व्यंजन एक एक करके न्यायाधीशों के सामने रखे गए और तब तक 4 लोगों को पहले ही प्रवेश दिया जा चुका था, जिससे केवल एक स्थान शेष रह गया था। बाइये ने आश्चर्य भरी आवाज निकाली। ये तो बहुत बुरा होने वाला था। वह इतना बदनसीब तो नहीं होगा, है ना, कि उसे इतने अहम मौके पर रोक लिया जाए। बाइये का दिल जोर से धड़क रहा था। ये वाकई रोमांचक था। अगर दूसरे व्यक्ति का पकवान जीत जाता, तो उसके सारे पैसे उड़ जाते। बाइये ने सामने रखे टमाटर के साथ तले हुए अंडों को देखा, जो देखने में अच्छे लग रहे थे, और अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए अब अपने सारे पैसे खर्च करने की संभावना का हिसाब लगाने लगा। बाइये जब सोच ही रहा था कि तभी उसने सामने बैठे जजों में से एक को बोलते सुना, एक ही समय में 2 प्रतियोगी। तो फिर दोनों को यहाँ भेज दीजिए, हम दोनों का एक साथ मूल्यांकन करेंगे। क्या आप दोनों में से किसी को कोई आपत्ति है? बाइये और उनके आगे वाले प्रतियोगी लगभग एक ही समय पर थे, लेकिन बाइये ने पहले हाथ उठाया, हालांकि मुंह थोड़ा देर से हिला। वहीं पीछे वाले प्रतियोगी ने अपना व्यंजन परोसते हुए जोर से चिल्लाया। वह बाइये से कहीं अधिक सतर्क था। बाइये को लगा कि उसकी किस्मत खराब है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से स्थिति पलट गई और उसे अभी भी यह मौका मिल गया। इसलिए उसने बार बार सिर हिलाकर कहा, हाँ, ये निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का अवसर था। अगर वह फिर भी हार जाता, तो इसका मतलब होता कि वह उतना कुशल नहीं था और वह किसी और को दोष नहीं दे सकता था। सामने खड़े युवक ने स्वाभाविक रूप से सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल। जब वह बोल रहा था, तो उसकी आवाज में अहंकार की झलक थी। अंततः टमाटर के साथ तले हुए अंडों की दोनों प्लेटें न्यायाधीशों के सामने लाई गईं। बाइये और उसके आगे खड़ा युवक दोनों मेज के पास खड़े होकर परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि उनके पीछे बैठे चाचा चाची फिर से हरकत में आने लगे थे। बाइये ने मुड़कर देखा तो पाया कि लोगों का वह समूह उत्साहवर्धन के नारे लगा रहा था। बाइये अवाक रह गई और थोड़ी भावुक भी हो गई। वह और ये लोग महज परिचित थे, फिर भी उस संक्षिप्त मुलाकात की वजह से वे असल में उसकी मदद कर रहे थे। उसे यह बहुत अच्छा लगा, उसने सोचा। बाइये ने मुड़कर समूह के सामने झुककर गहरा प्रणाम किया। फिर भी, धन्यवाद। अगर वो चाचा न होते तो शायद उसे देर हो जाती। बाइये के प्रणाम करने के बाद उसने मेजबान को प्रतियोगिता के परिणाम घोषित करते हुए सुना। अंतिम स्थान के विजेता प्रतियोगी संख्या 1,21,121 थे, जो कि वह संख्या थी जो बाइये को आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करते समय मिली थी। बाइये ने अपना नंबर कंफर्म किया और जल्दी से स्टेज पर जाकर बाकी 4 लोगों के साथ खड़े हो गए। 5 विजेताओं का चयन हो चुका था और बाकी सभी ने अपनी गतिविधियां रोक दी, क्योंकि खाना बनाना जारी रखना व्यर्थ होता। कुछ चुपचाप चले गए, कुछ अभी भी देख रहे थे, कुछ ने गालियां दी और कुछ ने आहें भरी। हालांकि बाइये के साथ ही हाथ उठाने वाले युवक ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर सीधे हाथ उठाया और कहा, न्यायाधीशगण, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्या मैं दूसरे व्यक्ति के व्यंजन का स्वाद चख सकता हूँ? प्रतियोगी, क्या आप पाककला प्रतियोगिता के जजों पर सवाल उठा रहे हैं? पर्यवेक्षक जजों में से एक ने पूछा। मैं। युवक स्तब्ध रह गया, उसने अपना सिर नीचे झुकाया और कुछ देर सोचा, फिर ऊपर देखकर बोला, क्षमा कीजिए, मैं न्यायाधीशों के निष्पक्षता में विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं इसका स्वाद चखना चाहता हूँ। तीनों जजों ने धीमी आवाज में चर्चा की, और अंत में बीच वाले जज ने कहा, इससे पहले ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन चूंकि आज किसी ने यह मुद्दा उठाया है,
इसलिए हम एक अपवाद बनाएंगे। इससे सभी को ये भी पता चलेगा कि हमारी राष्ट्रीय पाक कला प्रतियोगिता में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। न्यायाधीश के भाषण समाप्त होने के बाद 10 सार्वजनिक न्यायाधीशों के साथ साथ आसपास मौजूद दर्शकों ने भी तालियां बजाईं। युवक ने अपने होंठ सिकोड़े और मेजबान के पास चला गया। मेजबान के बगल वाली मेज पर 2 बचे हुए व्यंजन रखे थे। युवक ने अपनी थाली को नजरअंदाज करते हुए चॉपस्टिक उठाए और बाई ये द्वारा पकाए गए व्यंजन की ओर देखा। थाली में रखा यह व्यंजन विशेष रूप से ऐसी खास परिस्थितियों के लिए ही अलग रखा गया था। खाना बहुत कम था, अंडे के 2-3 टुकड़े बचे थे। एक टुकड़ा उठाकर देखने पर पता चला कि वो गाढ़ी टमाटर की चटनी में डूबा हुआ था। अंडा उसके मुंह में गया और युवक ने आंखें बंद कर ली और ध्यान से चबाने लगा। ये बहुत स्वादिष्ट था। अंडा फूला हुआ और नरम था और उसने टमाटर का सारा स्वाद सोख लिया था। युवक खाते खाते रुका, फिर उसने टमाटरों की ओर देखा और पाया कि टमाटर के टुकड़े अभी भी काफी हद तक साबुत थे, केवल किनारों पर थोड़े से नरम हो गए थे। उसने एक टुकड़ा उठाया, वो मीठा और खट्टा था और ज्यादा पका हुआ भी नहीं था। लेकिन इतना गाढ़ा टमाटर का रस आया कहाँ से? युवक ने अचानक अपना सिर घुमाकर उस मेज को ढूंढना शुरू किया जिसका इस्तेमाल बाई ये ने पहले किया था। अधिकांश लोगों की मेजों पर अभी भी कुछ सामग्री मौजूद थी, क्योंकि वे मूल रूप से अतिरिक्त सामग्री थीं। लेकिन आखिरी पंक्ति के कोने में रखी मेज पर अतिरिक्त अंडे तो अभी भी मौजूद थे, लेकिन टमाटर गायब हो चुके थे। उस युवक को सब कुछ तुरंत समझ आ गया। उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी, आधा कदम पीछे हटकर बाई ये को ध्यान से देखा और कहा, मैं हार गया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। बाई ये की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना ही दूसरा व्यक्ति वहां से चला गया। बाई ये अचंभित रह गया। अगली बार उसे लगा कि यह विश्व कप है, जो हर 4 साल में एक बार होता है। क्योंकि यह सिर्फ प्रारंभिक दौर था, इसलिए उत्साह से देख रहे लोगों के अलावा एक कर्मचारी उनके पुरस्कार पकड़े हुए उनकी तस्वीर लेने आया और उन्हें याद दिलाया कि वे अपने फोन बंद ना करें, क्योंकि उन्हें 1 महीने के भीतर सेमीफाइनल की सूचना मिल जाएगी। इसके बाद सभी लोग चले गए। बाई ये को उसी समय एक सिस्टम नोटिफिकेशन की ध्वनि भी सुनाई दी। डिंग, बधाई हो मेजबान, मिशन 17 पूरा हुआ। पहला इनाम 15 अनुभव अंक। दूसरा इनाम 666 युआन। कृपया जांच करें। जाते समय बाई ये चाचा को धन्यवाद देने गया और अपने इनाम में से 2 बाल्टी उनके साथ बांट ली। मुख्यतः डिटर्जेंट की 4 बाल्टियां थीं, जो घर ले जाने के लिए बहुत भारी थीं। 30 पाउंड से अधिक डिटर्जेंट से भरी इन 4 बड़ी बाल्टियों को बस में ले जाने के विचार मात्र से ही उसे चक्कर आने लगा, जहां शायद बैठने की जगह भी न हो। कई बार बस बदलने के बाद जब बाई ये वापस लौटी, तब तक दोपहर की नींद का समय हो चुका था। लेकिन सभी लोग वहां से गए नहीं थे, वे रेस्तरां में बाई ये के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। बाई ये को पीठ पर भारी थैला लिए देख वे झाओ सबसे पहले दौड़कर उसके पास गया और बोला, बाई ये गे, तुम वापस आ गए। जियांग हाओ भी खड़ा हो गया, कैसा रहा? तुम इतना भारी क्या उठा रहे हो? ये कोई ट्रॉफी तो नहीं हो सकती, है ना? फैन झोंक की आंखें चमक उठी, बॉस से यही उम्मीद थी। पुरस्कार जीतना तो उनके लिए बहुत आसान है। ट्रॉफी, मुझे लगा था कि पुरस्कार जीतने पर हमें कुछ स्वादिष्ट मिलेगा, काई शियाओहुआ ने कहा। फैन झोंग ने मुड़कर हल्के से उसके माथे पर थपथपाते हुए कहा, तुम बस खाने के बारे में सोचती हो। वाह, क्या ट्रॉफी है! बाई ये ने अपना बैग उतारते हुए अवाक होकर कहा, इतने भारी सामान को उठाए हुए मुझे बहुत समय हो गया है। फिर उसने डिटर्जेंट के 2 बड़े डिब्बे निकाले। मालिक, हमने जो डिटर्जेंट खरीदा था, वह अभी तक खत्म भी नहीं हुआ है। रसोई के बर्तनों को धोने के अलावा हम उस बड़े डिब्बे का इस्तेमाल अपनी दुकान में ज्यादा नहीं करते। क्या खरीदा? सेमीफाइनल में पहुंचने का यही मेरा इनाम है। बाई ये ने 2 बड़े बैरल की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने 2 बैरल दान में भी दे दिए, नहीं तो मेरा बैग शायद बीच से ही टूट जाता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप टैक्सी नहीं ले सकते थे? जियांग हाओ ने लंबे विराम के बाद कहा, आखिरकार आप बॉस हैं। मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। इतने सालों से मैं या तो बस से सफर करती रही हूँ या खुद इस मिनीवैन को चलाती रही हूँ, मैंने कभी टैक्सी लेने के बारे में सोचा ही नहीं। बाई ये भी एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर हंसते हुए बोली, क्या कुछ खाना बचा है? जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। वी झाओ ने बाई ये के लिए चावल लेने के लिए मुड़ा,
लेकिन उसने देखा कि झांग कियांग चावल और पहले से परोसे गए व्यंजनों से भरी एक ट्रे लेकर जा रहा है। बॉस, मुझे पता था कि आपको भूख लगी होगी। जल्दी खा लीजिए। वो आमतौर पर हर दिन 1 या 2 बजे खाना खाता था, लेकिन आज 3 बज चुके थे और बाई ये को बहुत भूख लगी थी। बाई ये व्यस्तता से अपने मुंह में चावल ठूंस रहा था और पूछना नहीं भूला, निर्माण स्थल पर कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या नहीं है। खाना पहुंचा दिया गया है और हमने बॉस झो को आज की स्थिति के बारे में भी सूचित कर दिया है, फैन झोंग ने कहा। बॉस झोंग ने कुछ नहीं कहा, है ना? बाई ये के चबाने की गति धीमी हो गई। बॉस झोंग ने कहा कि वे खाने के मामले में नखरे नहीं करते, जो भी खाना बनाए, ठीक है, और उन्हें भरोसा है कि आपका खाना खराब नहीं होगा। बाई ये मुस्कुराए और उसने आज के कुछ मुख्य व्यंजनों को विशेष रूप से चखा। मसाला बनाने की सारी कला बाई ये ने खुद सिखाई थी। वी झाओ ने अच्छा प्रदर्शन किया और मानक के साथ 8वें हिस्से तक पहुंच गया। इसके अलावा खाना पकाने के लिए 6 या 7 10वें हिस्से से ही सामान्य स्वाद का अंदाजा लग जाता है, और 7 या 8 10वें हिस्से पर आम लोग अंतर नहीं बता पाते। केवल 9 10वें हिस्से पर ही पेशेवर लोग सूक्ष्म अंतरों को पहचान सकते हैं। इसलिए निर्माण स्थल से कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। फिल्म क्रू के लिए भोजन का स्तर कहीं बेहतर था। बाई ये ने कल रात ही झाओ टोंगहू को आज की स्थिति के बारे में बता दिया था। हालांकि बाई ये आज खाना नहीं बना रही थी, फिर भी उन्होंने अच्छी सामग्री का चयन किया, उन्हें पहले से ही मसालेदार बना लिया, और फिर झांग कियांग ने उन्हें तैयार किया, जो काम चलाने के लिए पर्याप्त था। विशेषकर इसलिए क्योंकि सबका ध्यान मुख्य रूप से सौंफ वाली सोयाबीन पर था। जब तक उनके पास वह थी, वे निश्चिंत होकर खा सकते थे। और यह व्यंजन बाई ये ने प्रतियोगिता में जाने से पहले ही तैयार कर लिया था। बाई ये ने दिन भर की घटनाओं का ब्यौरा सुनते हुए भरपेट खाना खाया, फिर अपना मुंह पोंछते हुए कहा, अभी समय है, जल्दी घर जाओ और थोड़ी देर आराम करो। झांग कियांग मुस्कुराया और बोला, मेरा घर थोड़ा दूर है, आने जाने में 20 मिनट लगते हैं, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा। झांग कियांग की बात सुनकर वेई झाओ ने तुरंत कहा, बाई येगे, मैं भी वापस नहीं जाऊंगी। बाई ये ने एक पल सोचा, ठीक है, तो चलिए शाम के खाने की तैयारी पहले से ही कर लेते हैं। चाहे सब लोग चले गए हो या नहीं, बाई ये एक क्लिक में काम नहीं कर सकती थी, इसलिए वे तीनों एक साथ रसोई में गए और सब्जियां धोने और काटने में जुट गए। वी झाओ ने काफी देर तक सब्जियां काटी और अपने सामने कटी हुई सब्जियों का केवल एक ही कटोरा पाया, जिससे वह तुरंत निराश हो गया। बाई येगे, तुमने कहा था कि तुम हर दोपहर सारी सामग्री तैयार करते हो, क्या तुम कभी आराम नहीं करते? बाई ये बिना पीछे देखे सब्जियां काटती रही, चाकू चलाने के कौशल का अभ्यास हर दिन करना पड़ता है। कठिनाइयों से मत डरो। बाई ये ने स्वयं इसे बड़ी मुश्किल से ही निपुणता हासिल कर पाई थी, इसके लिए उन्होंने कई वर्षों तक अभ्यास किया। बाद में, जब सिस्टम ने वर्चुअल क्लासरूम खोला, तो उन्होंने वे सभी पाठ्यक्रम खरीद लिए और अक्सर अभ्यास करने के लिए उनमें से कोई एक चुन लेते थे। अब वह चाकू चलाने, आंच को नियंत्रित करने, मसालों का उपयोग करने, नक्काशी करने और चीनी उबालने में कुशल था, और उसे एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी युवक माना जाता था। भले ही उसने इन कौशलों में पूरी तरह महारत हासिल कर ली हो, फिर भी उसे अपनी निपुणता बनाए रखने के लिए समय समय पर इनका अभ्यास करने की आवश्यकता थी। इसलिए बाई ये ने सोचा कि आज सबके लिए एक साथ सब्जियां काटना अच्छा रहेगा। झांग कियांग ने अपना ढेर काटना समाप्त किया, फिर सब्जियों की टोकरी लेने के लिए आगे आया और बाई ये के चाकू चलाने के कौशल को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, मालिक का चाकू चलाने का कौशल तो वाकई अद्भुत है। ऐसा लगता है जैसे इसमें कम से कम 10 साल का प्रयास लगा होगा। झांग कियांग के चेहरे पर सचमुच हैरानी के भाव थे, हालांकि उन्होंने इसे बड़ी सावधानी से छिपाया। हर दोपहर जब वह काम पर आता था, तो उसे सामग्री पहले से कटी हुई और तैयार मिलती थी, और उसे लगता था कि यह छोटा मालिक किसी प्रकार की सब्जी काटने वाली मशीन का उपयोग कर रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में इतनी अच्छी तरह से काट सकता है। हर टुकड़ा मानो स्केल से नापा गया हो, सभी एक ही मोटाई के। हे, बाई ये तो वाकई कमाल का है, वो मेरी कमजोरियों को एक नज़र में पहचान लेता है, वी झाओ ने कहा। बड़े भाई झांग की चाकू चलाने की कला भी अच्छी है। वी झाओ, तुम भी काबिल हो, आखिर तुम अभी जवान हो, बस थोड़े अधीर हो। जब तुम बड़े हो जाओगे, तो यकीनन मुझसे भी बेहतर हो जाओगे, बाई ये ने मुस्कुराते हुए कहा। वी झाओ ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम मुझसे बहुत बड़ी हो।
और तुम तो इतनी अद्भुत हो कि जब तक मैं तुम्हारी उम्र तक पहुंचूंगी तब तक तुम शायद मुझे मीलों पीछे छोड़ चुकी होगी। क्या आपको खाना बनाना पसंद है? बाई ये ने अचानक अपना काम रोककर पूछा। हो क्या आप यहाँ अस्थायी रुचि के कारण आए हैं, या आप एक शेफ के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं? मैं देखो, इसलिए तुम स्थिर नहीं हो पा रहे हो, बाई ये ने गंभीरता से कहा। तुम अभी जवान हो और तुम्हारे पास चुनने के लिए कई रास्ते हैं। अगर तुम्हें शेफ का पेशा उतना पसंद नहीं है, तो तुम आगे पढ़ाई कर सकते हो या कुछ और कर सकते हो। इसे तो बस एक शौक बनाकर रख सकते हो। वास्तव में जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से सोचो। हम वी झाओ ने सिर हिलाया। जब लगभग सभी सामग्रियां व्यवस्थित हो गईं, तो बाई ये और झांग कियांग ने एक साथ भूनना शुरू कर दिया। 300 व्यंजन तैयार करना आसान काम नहीं था। अगर पैसे का लालच न होता तो बाई ये इतनी मेहनत करने को तैयार न होता। यही कारण था कि बाई ये ने सभी के वेतन बढ़ा दिए थे। 5 बजे तक कड़ाही से सारे व्यंजन निकाल लिए गए थे। फैन झोंग और काइशियाहुआ पैकेजिंग में मदद करने के लिए आए, और आंटी वांग, जो तले हुए व्यंजनों की प्रभारी थी, ने देखा कि ग्राहकों की संख्या कम ही है, इसलिए वह भी लंच बॉक्स पैक करने में उनकी मदद करने के लिए आ गईं। ये फिल्म क्रू के लिए थे। निर्माण स्थल की बात करें तो वह कम परेशानी वाला था। पहले से तैयार भोजन के डिब्बे तैयार कर लिए गए थे, और पके हुए व्यंजनों से भरी कड़ाही ट्रक पर लादी गई। सब कुछ तैयार होने के बाद उबले हुए चावल सीधे इंसुलेटेड चावल की बाल्टियों में डाले गए, और बाई ये स्वयं उसे लेकर गाड़ी चलाकर वहां पहुंचे। बाई ये कुछ दिन पहले इस निर्माण स्थल पर एक बार गया था, भोजन पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और उस स्थान से परिचित होने के लिए। चूंकि बाई ये अब निर्माण स्थल की देखरेख नहीं कर सकते थे, इसलिए साइट के कैफेटेरिया को सीधे सेल्फ सर्विस शैली में परिवर्तित कर दिया गया। उन्होंने गर्म भोजन रखने के लिए बर्तन भी तैयार किए और रसोई की स्वच्छता के साथ साथ भोजन के बर्तनों को धोने जैसे दैनिक कार्यों के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार एक सफाईकर्मी को नियुक्त किया। बाई ये के पहुंचते ही कई हटे कट्टे आदमी तुरंत उसके पास आए और बर्तन अंदर ले जाने में उसकी मदद की। चूंकि निर्माण स्थल पर स्थित कैंटीन में अब रेस्तरां के समान ही मेनू उपलब्ध था, इसलिए इसमें 12 व्यंजन भी शामिल थे। हर दिन 2 बड़े मांस के व्यंजन, एक तला हुआ व्यंजन, 3 तरह की सब्जियां और साथ ही 3 ठंडे एपेटाइजर या सूप होते थे। प्रत्येक व्यंजन की मात्रा थोड़ी कम कर दी गई थी, लेकिन ये लगभग 300 लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त थी। उन 12 व्यंजनों ने निर्माण स्थल पर मौजूद लोगों को बेहद खुश कर दिया। छोटी बाई, मैंने सुना है कि तुम आज सुबह किसी प्रतियोगिता में गई थी। बाई ये मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, मैंने पहले ही राष्ट्रीय पाक कला प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करा लिया था। आज प्रारंभिक दौर था, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आयोजन समिति मुझे कल दोपहर तक सूचित करेगी। आपकी रैंकिंग क्या है? ये कैसा सवाल है? बाई ये तो निश्चित रूप से पहले स्थान पर है। हे, क्या ये शो टीवी पर आएगा? हाँ, अगर हम बाद में लिटिल बाई को टीवी पर देख सकें, तो हम अपनी पत्नी से कह सकते हैं, हम वही खाना खाते हैं जो वह बनाता है। आज तो बस प्रारंभिक दौर था, मैंने बस टमाटरों को अंडों के साथ भूनकर एक तस्वीर खींची, बाई ये ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन ये प्रतियोगिता काफी बड़ी है, इसलिए शायद जब कम लोग बचेंगे, तब इसे टीवी पर दिखाया जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया होगा। नन्ही बाई जरूर अंत तक पहुंचेगी और टीवी पर दिखाई देगी। हाँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरी माँ और मेरी पत्नी देखें कि मेरे लिए खाना बनाने वाला व्यक्ति आमतौर पर कैसा दिखता है। मेरे वापस आने के बाद मेरी पत्नी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने कहा कि मैं बाहर जाकर इतना मोटा हो गया हूँ, और पूछा कि क्या मेरा कोई प्रेमी मेरी देखभाल कर रहा है। हाँ, मैं भी। मेरी पत्नी ने कहा कि पिछली बार जब मैं घर आया था, उससे मैं काफी मोटा हो गया हूँ। उसने ये भी कहा कि मैं इस हालत में अच्छा दिख रहा हूँ, और यह जानकर उसे राहत मिली कि मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ। अरे, घर जाना अच्छा भी है और अच्छा नहीं भी। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैंने लिटिल बाई के यहाँ बहुत अच्छा खाना खाया, मेरी स्वाद कलिकाएं अब बहुत नखरे वाली हो गई हैं। इस बार जब मैं घर गया, तो मुझे कुछ भी ठीक नहीं लगा, अफसोस। मैं भी। घर जाना खुशी की बात है, अपनी पत्नी और बच्चे को देखना और अपने माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभा पाना। लेकिन हर दिन खाना खाना सचमुच कष्टदायक है।
आपने बिल्कुल सही कहा। घर पर मुझे मछली बहुत ज्यादा मछली जैसी लगती है, मांस बहुत ज्यादा जंगली जानवरों जैसा और सब्जियां बेस्वाद। मैं कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, डर के मारे कि मेरे माता पिता और मेरी पत्नी सब मिलकर मेरी पिटाई कर देंगे। हा 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 हा, दादेजी, हा 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 हा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े, यहाँ तक कि बाई ये भी खुद को रोक नहीं पाया। केवल दादेजी को ही बुरा लगा, तुम अब भी हंस रहे हो। मैं वापस आकर सिर्फ 20-25 दिनों में कई सालों का बढ़ा हुआ वजन कम कर बैठी। पहले घर जाते ही मेरा वजन हमेशा बढ़ जाता था, अब तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। सभी लोग फिर से जोर से हंस पड़े। पिछली परियोजना समाप्त होने के बाद बॉस झोऊ ने इन श्रमिकों को 20 दिन की छुट्टी दी, जो नव वर्ष की छुट्टी से भी लंबी थी, ताकि जो लोग नव वर्ष के लिए घर नहीं जा सके उन्हें अच्छा आराम मिल सके। अप्रत्याशित रूप से इतनी सारी मजेदार चीजें घटित हुई कि बॉस झोऊ भी हंसे बिना नहीं रह सके। तुम बदमाशो, तुम सचमुच मेरी बुराई कर रहे हो, है ना? क्या तुम शिकायत कर रहे हो कि भाई ये का खाना बहुत अच्छा है? तो मैं ओल्ड हॉर्न को वापस बुला लेता हूँ। बॉस झोऊ ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा। लोगों के उस समूह को पता था कि बॉस झोऊ सिर्फ उन्हें चिढ़ा रहे थे, फिर भी उन्होंने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। नहीं, 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 हम गलत थे। सभी को अपना खाना लेते और खाना शुरू करते देख, बाई ये ने लंच के डिब्बे पैक किए और वापस जाने के लिए तैयार हो गई। बहुत बढ़िया, उन्होंने तो उनके लिए उन्हें धो भी दिया। निर्माण स्थल पर काम फिर से शुरू होने के बाद बाई ये का छोटा रेस्तरां भी पूरी क्षमता से चल रहा था। बाई ये मुख्य व्यंजन पकाने के साथ साथ प्रतिदिन आवश्यक सामग्री खरीदने और तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार थी। अब उस रेस्टोरेंट में काफी ग्राहक आते थे, प्रतिदिन 200 से 300 लोग दोपहर का भोजन करते थे। शाम को भी काफी ग्राहक आते थे, खासकर आसपास के पड़ोसी और दुकानदार, जो घर ले जाने के लिए व्यंजन खरीदने के लिए अपने बर्तन लाने को तैयार रहते थे। जब बाई ये की मुलाकात इन पड़ोसियों से हुई, तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनकी सेवा की, उन्हें अधिक मात्रा में भोजन दिया, खासकर कुछ मांसाहारी व्यंजनों में वो अतिरिक्त चटनी मिलाते थे और उनसे कहते थे कि यह घर पर सब्जियों को उबालने के लिए स्वादिष्ट रहेगी। दूर के रिश्तेदार करीबी पड़ोसियों जितने अच्छे नहीं होते, बाई ये इस सिद्धांत को समझती थी। अगर सच में कुछ हो जाता, तो वह और जियांग हाओ इस शहर में अकेले होते और उन्हें अभी भी अपने पड़ोसियों पर ही निर्भर रहना पड़ता। और पड़ोसी वाकई बहुत अच्छे थे। पहले, जब उनके रेस्तरां में बैठने की पर्याप्त जगह नहीं होती थी, तो पास की कई छोटी दुकानों के मालिक अपनी कुर्सियां और छोटी मेजें दान कर देते थे। पिछली बार जब बॉस कियान ने उसे धोखा देने की कोशिश की थी, तो ये सभी पड़ोसी उसके साथ खड़े हो गए और बॉस कियान के घर जाकर स्पष्टीकरण मांगा था। देखते ही देखते मौसम दिन प्रतिदिन गर्म होता चला गया। उनका शहर अभी भी अपेक्षाकृत ठंडा था, जबकि अन्य शहर पहले ही गर्म हो चुके थे। लेकिन मई का महीना खत्म होने वाला था, इसलिए ठंडे व्यंजन तैयार करने का समय आ गया था। बाई ये ने देखा कि इन दिनों शाम को खाना खाने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है और वह इसका कारण समझ गई। उसने पिछले विक्रेता से संपर्क किया, कई 100 बियर के डिब्बे मंगवाए और उन्हें एक एक करके सीधे प्रवेश द्वार पर रख दिया। उसके छोटे से रेस्तरां के सामने एक बड़ा खुला स्थान था, और सबसे अंदरूनी हिस्से में और आगे जाने पर फैन झोंक का घर था, जो एक बंद गली थी। इसलिए यह क्षेत्र पड़ोसियों की आवाजाही में बिल्कुल भी बाधा नहीं डालेगा। बाई ये ने कुछ प्लास्टिक की मेजें और कुर्सियां और कई बड़े छाते भी जोड़े। धूप से बचाव करना एक चुनौती थी, लेकिन जैसे जैसे गर्मी नजदीक आती गई, मौसम अनिश्चित होता गया और ये छतरियां कम से कम बारिश से बचाव तो कर ही सकती थीं। बियर के अलावा दुकान में कई ठंडे व्यंजन भी शामिल किए गए थे। पहले के कुछ भारी मांसाहारी व्यंजनों को बरकरार रखा गया, लेकिन फ्राइड व्यंजनों को भूख बढ़ाने वाले व्यंजनों से बदल दिया गया। गर्मी के मौसम में किस तरह के व्यंजन लोगों को भूख बढ़ाते हैं? स्वाभाविक रूप से खट्टे और मसालेदार एपेटाइजर, साथ ही ग्रिल्ड सीख, बियर और ठंडे व्यंजन। ये तो स्टिर फ्राई से भी ज्यादा सरल हैं। बाई ये की योजना कबाब या इस तरह की कोई चीज बनाने की नहीं थी। आखिरकार उसका स्थान कोई खुला मैदान नहीं था, बल्कि एक आवासीय क्षेत्र था। नियमित रूप से तलने से निकलने वाले तेल के धुएं को फिल्टर किया गया था। लेकिन अगर वह हर दिन सीख पर खाना पकाता, तो धुआं पूरे वातावरण में फैल जाता, जो सुखद नहीं होता। इसके अलावा सीखों की तुलना में चिकन की हड्डियां जैसी चीजें और भी अधिक विशिष्ट होती हैं।
भाई ये ने पिछले कुछ दिनों में छानबीन की और वास्तव में एक काफी बड़ी कंपनी का पता लगाया। ये कंपनी स्वतंत्र प्रजनन, चूजों के अंडे से बच्चे निकलने, चारा प्रसंस्करण, ब्रॉयलर प्रजनन, साबुत मुर्गियां और कटी हुई मुर्गियां उपलब्ध कराने का काम करती है। और इसके कटे हुए मुर्गे के उत्पाद प्रांत के अंदर और बाहर दोनों जगह अच्छी तरह बिकते हैं। कीमत स्वीकार्य थी, और अगर वह बड़ी मात्रा में खरीदता तो वह मोलभाव भी कर सकता था, हालांकि यह उसकी दुकान से थोड़ी दूर थी। इसलिए बाई ने कुछ समय निकाला और वहां की विशेष यात्रा की। बाई ये को अपने ब्रेस्ट चिकन के टुकड़ों के स्वाद पर पूरा भरोसा था। आखिरकार यह एक ऐसी रेसिपी थी जो सिस्टम द्वारा प्रदान की गई थी। इस प्रणाली से प्राप्त उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए। इसके अलावा इसका बाजार परीक्षण भी हो चुका था। नव वर्ष के दौरान बाई ये ने बाजार में एक छोटा सा स्टॉल लगाया और एक ही दिन में सैकड़ों वस्तुएं बेच दी। हालांकि यह नए साल के दौरान की बात है, जब सबसे ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन अब एक फास्ट फूड बेंटो शॉप होने से हर दिन सैकड़ों लोग आते जाते हैं, इसलिए यह और भी आसान हो जाएगा। उनकी धीमी आंच पर पकाए गए मांस की गुप्त रेसिपी बेहद स्वादिष्ट थी, और धीमी आंच पर पकाए गए मांस और चिकन के टुकड़े दोनों ही समान रूप से लोकप्रिय थे। क्या वे इस गर्मी में खूब नहीं बिकेंगे? बाई ये ने नमूनों को देखा और फिर वास्तविक सामान देखने का अनुरोध किया। मैनेजर ने बाई ये की ओर एक पल के लिए देखा और पूछा, क्या आप सचमुच बहुत सारा सामान खरीदने जा रहे हैं? बिल्कुल, ठीक है। मैनेजर ने बिना लाग लपेट के सीधे बाई ये को गोदाम में ले जाते हुए कहा, आप जिस भी डिब्बे पर उंगली रखिए, हम उसे खोल देंगे। बाई ये नखरे नहीं कर रहा था, उसने सहजता से अंदर रखे एक डिब्बे की ओर इशारा किया, और प्रबंधक ने हाथ हिलाकर उसे सीधे खोल दिया। बाई ये ने डिस्पोजेबल दस्ताने पहने और उसे पलटकर देखा, तो पाया कि गुणवत्ता वाकई बाहर देखे गए नमूनों के समान थी। आकार भी एक जैसा था, और चिकन के कंकाल पर मांस की मात्रा भी ठीक ठाक थी। यह उस जगह से भी बेहतर थी जिसे उसने अपने घर से खरीदा था। आपको कितने पैसे चाहिए? मैनेजर ने पूछा। एक बॉक्स की कीमत कितनी है? एक बॉक्स में कितने किलो होते हैं? हमारे डिब्बे बड़े हैं। प्रत्येक डिब्बे में 24 किलो जगह होती है, और उसके अंदर लगभग 42 से 48 मुर्गियों के कंकाल होते हैं। बाई ये ने सिर हिलाया। आकार में ये घर के जैसे ही थे, बस यहाँ मांस थोड़ा ज्यादा था। ये वजन उपयुक्त था, इससे अधिक वजन बहुत ज्यादा हो जाता। ग्राहक यूं ही बैठकर मुर्गे की हड्डियां नहीं चबा सकते थे। और कीमत, अगर आपको 100 बक्से चाहिए, तो एक बक्से की कीमत $92 होगी। बाई ये ने अपना फोन निकाला और हिसाब लगाया। एक डिब्बे की कीमत $92, यानी 24 किट्टी, जो प्रति किट्टी 3 युआन 80 फेन से थोड़ी अधिक होती है। जब वह अपने घर पर थोक में सामान खरीदता था, तो प्रति किलो 4 युआन का भाव होता था। जैसा कि उम्मीद थी, इस तरह के बड़े कारखाने में कीमतें सस्ती थीं। लेकिन जो बाई ये मोलभाव नहीं करता, वह अच्छा बाई ये नहीं है। क्या ये थोड़ा सस्ता हो सकता है? मुझे 2000 बक्से चाहिए। नहीं, क्या? मैनेजर के चेहरे से थोड़ी अधीरता का भाव तुरंत गायब हो गया। क्या ये सच है? आपको इतने सारे चाहिए? क्या ये बहुत ज्यादा है? बाई ये ने मैनेजर के हाव भाव को नजरअंदाज करते हुए कहा, लेकिन मेरे गोदाम में इतनी जगह नहीं है, इसलिए मुझे इसे बैचों में खरीदना होगा। हम एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। मैनेजर मात्रा देखकर दंग रह गया। हालांकि उनका कारखाना बड़ा था और उनके चिकन ब्रेस्ट और ड्रमस्टिक्स की बिक्री अच्छी होती थी, लेकिन चिकन के कंकालों की बिक्री औसत ही थी, जो केवल प्रांत के भीतर ही अच्छी बिकती थी। क्योंकि बेहतर क्वालिटी के चिकन ब्रेस्ट और ड्रमस्टिक्स जितनी ज्यादा बिकती थी, उतने ही ज्यादा चिकन के कंकाल जमा होते जाते थे। अगर वे इस महीने नहीं बिकते, तो अगले महीने का कोटा आ जाता। 2000 बक्से, हालांकि पूरी फैक्ट्री के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी इससे उनके बिक्री के बोझ को थोड़ा कम किया जा सकता है। क्योंकि यही बात है, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। हमारे कई बड़े ग्राहक हैं जो मुर्गियों के पिंजरे खरीदते हैं, और आपका ये बैच छोटा नहीं है। मैं आपको भी वही कीमत दूंगा जो उन्हें देता है, कैसा रहेगा? मुझे इसके बारे में बताओ। एक डिब्बे में 70। बाई ये मुस्कुराया। क्या वाकई आप अपने बड़े ग्राहकों से यही कीमत लेते हैं? मैनेजर भी हंसते हुए बोला, लगता है आपको बाजार की अच्छी जानकारी है, लेकिन मैं जो कीमत दे सकता हूँ वह सचमुच सिर्फ इतनी ही है। ठीक है, मैं आपके लिए मुश्किल नहीं खड़ी करूंगा। अगर मैं कुछ और फायदे मांगूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना? मुझे बताएं। मेरी क्षमता के दायरे में आने वाली किसी भी बात पर चर्चा की जा सकती है।
भाई ये ने औपचारिकता नहीं बरती और कहा, मुझे मुर्गे के कुछ और हिस्से भी चाहिए, और मुझे वही सबसे कम कीमत चाहिए जो आप अपने बड़े ग्राहकों को देते हैं। चाहे एक भेड़ चराना हो या दो, मेहनत तो एक जैसी ही होती है। मैनेजर ने थोड़ी देर सोचा और तुरंत सहमति दे दी। जब बाई ये वहां से चला गया, तो उसके पीछे एक रेफ्रिजरेटेड ट्रक भी चल रहा था। अंदर चिकन के कंकाल के पहले बैच के 200 बक्से, चिकन विंग टिप्स के 20 बक्से, चिकन हॉट के 10 बक्से, चिकन गिजर्ड के 10 बक्से और चिकन कॉम्ब के 10 बक्से थे। बाजार में आने के बाद इन चिकन फ्रेम की बिक्री शायद केवल 10 दिनों तक ही होगी, आधे महीने तक भी नहीं। तो दोस्तों, पाई ये कि रोमांचक कहानी का यह सफ़र यहीं रुकता है, लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या बाई ये अपने जादुई कुकिंग सिस्टम के साथ दुनिया जीत पाएगा? क्या चुनौतियां जो उसका इंतज़ार कर रही हैं? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर जताएं, और कहानी का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको बाई का अंदाज कैसा लग रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।